What was the story behind getting to work with Mr. Pansali? He gave us 2-3 ideas out of which we said sir this Romeo Juliet based in violent Gujarat. सर ये कुछ लग रहा है कि चलो स्टोरी बना के लेकर आओ, देखता हूँ क्या करते हो. स्टोरी बनाना बोले तो एक और प्रॉब्लम है क्योंकि आई कांट स्पीक इन इंग्लिश एट ऑल. हम लोग ऐसे कॉन्वेंट एजुकेटेड कि इंग्लिश बहुत धांसू आता है. Sayada is making such a splash, you know. Hardly any promotions, new actors, just because the director was allowed to make the film that he wanted. The conviction was there, and music plays such an important role that now it is, you know, a blockbuster. How do you think change can come into it? Adapting to newer technologies, vertical format is only a technical aspect. अभी कल को AI भी आ जाएगा, तब AI से लिखे में गाने भी लिखे जाएंगे, म्यूजिक भी बनेगा. Instead of going behind trends, ना, that's what we lack as an industry. We should set trends. Are you both spiritual? You will not find a writer who's not spiritual, I feel. To be connected to yourself is more important than being connected to a particular god or anything. I think that's the core of spirituality, being connected to yourself. What was your first experience with Mr. Vanga? What was that one moment when you felt, wow, this guy is a real genius? To imagine a moment where, you know, he's saying, sitting in an empty house, there is a dog and he's saying, Preeti. Can you believe what a filmmaker can create out of that moment only? I mean, you need to be a visionary to create that kind of. और इतना ज़्यादा personal moment होना चाहिए कि वो मैं उसको सिनेमा में दिखा सकूँ. कि जैसे मोमेंट संदीप वांगा क्रिएट करते हैं ना, वो बहुत कम फिल्म मेकर्स कर सकते हैं. Hi, Sid Garima. Thank you for joining me on this rainy afternoon. Thank you for having us here. Yeah. Yes. But, you know, when I was reading up about you guys researching for this podcast, I realized that there are so many iconic projects that, you know, both of you have worked on. And I think you have still not gotten like enough credit for them, you know, like starting from Ram Leela and Bajirao, Padmavat, there's been Kabir Singh, Toilet. You know, now you're of course also working on Chhatrapati Shivaji Maharaj's biopic, which is like a huge responsibility. बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं यूजुअली मेकिंग में या यू नो फिल्म स्कूल्स में या बहुत सारे जगहों पे हमें पता होता है कि देयर इज़ अ प्रोसेस, देयर इज़ अ फॉर्मेट, यू नो ऐसे होता है वैसे होता है. लिरिक्स के बारे में लोगों को कुछ नहीं पता. सो इफ कंसिडर मी अ लेमैन जिसे कुछ नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है, एंड इफ यू हैड टू ब्रेक डाउन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश हाउ अ सॉन्ग इज रिटन, हाउ कैन यू टेक अस थ्रू द प्रोसेस लाइक Absolutely. यार ये काफी इंडिविजुअलिस्टिक होगा. शायद मेरा ही और गरिमा का ही अलग अलग प्रोसेस हो सकता है. हाँ. है ना? वो तो हम एक प्रोसेस बना लेते हैं क्योंकि हम साथ में काम करते हैं. क्योंकि वो है बिकॉज यू नो जनरली क्या होता है कि आप इन बॉलीवुड इट इज लाइक फर्स्ट क्रैक द हुक देन डू द मुखड़ा देन डू. बट वो हमारे केस में ऐसा होता नहीं है. हमारे लिए वो थॉट जब तक ऊपर से नीचे तक नहीं आता है तब तक हुक पे लैंड ही नहीं हुआ तो फिर वो गाना नहीं है. इज व्हाट वी फील. सो वी ट्राई टू क्रैक द फर्स्ट लाइन फर्स्ट. Thought is very important for us. या द थॉट. अगर आप बोलोगे आधा तेरा इश्क, चलो वही ले लें गाना, या आप कोई भी गाना हमारा, आप कोई भी गाने, हम जितने भी हमने लिमिटेड काम किया है जितने भी हैं उसमें से आप देखोगे तो द फर्स्ट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट इज द हुक. क्योंकि दैट्स वेयर द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग इज फ्लोइंग. मतलब मैंने आपके अटेंशन ली किया. मैंने जब पहला लाइन बोला करम जैसे पुकारे, तो क्या आपने सुनी मेरी पुकार, वो वाली बात है. तो मैं अगर ब्रेक डाउन करूँ इसको फॉर अ लेमैन, तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले आपको, अक्सर हर केस में अलग होता है, कभी कभी आपको सिचुएशन पहले मिलती है. सो डायरेक्टर ने आपको सिचुएशन ब्रीफ किया एज ए लिरिसिस्ट कि यार इस पे कुछ लिख के लाओ, ये मेरी लड़का लड़की मिले हैं पहली बार और ऐसा ऐसा हुआ है. वो तो 4 ही सिचुएशन है. अब आपकी लड़का लड़की पहली बार मिले हैं और फिर पार्टी सॉन्ग और फिर एक सैड सॉन्ग, अलग हो गए. ले के 3-4 ही सिचुएशन है. वो सब आपको यही दे देंगे घुमा फिरा के. ठीक है. कोई डायरेक्टर होगा जो आपको एक कमाल का कुछ देगा, उसी को या उसको अलग जार में घुमा के देगा, वो आपके ऊपर है. तो वो सिचुएशन मिलती है. अब उस सिचुएशन पे आप कुछ अलग लिख सकते हैं तो लिखिए. और अगर आपका म्यूजिक कंपोजर जिसके साथ आप टाई अप कर, जिसके आप काम कर रहे हैं, वो उसे इंस्पायरिंग लगेंगी तो वो उसकी उस धुन के ऊपर ही अपनी उस लाइनों पे अपनी धुन बना देगा. दूसरा तरीका ये होता है कि आपको अक्सर एक धुन दी जाती है, एक मीटर दिया जाता है. अब मीटर क्या होता है, जैसे कि जो पोएट्री करते हैं उनको ये पता होगा कि शब्द एंड वाला मैच करना चाहिए, राइमिंग पैटर्न होना चाहिए. तो ये राइमिंग पैटर्न एक चीज़ होती है. अब आपने राइमिंग पैटर्न में बिठा लिया, लेकिन क्या थॉट का मीनिंग आ रहा है, तो ये चीज़ें बिठानी होती हैं. तो फॉर एग्जाम्पल कई बार 1 2 3 4 का होता है, कभी कभी 1 1 2 2 होता है, कभी 1 2 2 4. जो ये क्या होता है? these are basically rhyming patterns. Like a doha is by 2 by 2 type rhyming pattern. मतलब पहली लाइन दूसरी लाइन के साथ राइम करती है तो वो एक पैटर्न हुआ जिसको हम 1 1 बोलेंगे. फिर अगर पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन राइम नहीं करती, तीसरी वाली करती है तो 1 2 1 बोलेंगे उसको. तो ये पैटर्न्स भी हो सकते हैं. मैं ये सिर्फ एक लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ. जब आप लिखने बैठोगे तो जरूरी नहीं है कि कोई भी पैटर्न फॉलो करोगे. वही करोगे तो दिल कहेगा तुमसे करने के लिए. लेकिन ये चीजें हेल्प करती हैं थोड़ा सा कि मीटर क्रैक करने में. फिर क्या है, स्कैनिंग शब्दों की. अब आपको म्यूजिक डायरेक्टर ने गा के दिया है
नी में और आपने नाना नाना सोच लिया तो वहां फंसोगे, मतलब क्योंकि म्यूजिलेटर फंसेगा हाँ बिकॉज ही विल नॉट बी एबल, उसके दिमाग में इतना नी बैठा हुआ है कि नाना नाना समझ नहीं आ रहा समझ है। नहीं आएगा। तो फिर अगर आपके थॉट में उतनी पावर है तो वो बदल जाएगी चीज़। नहीं तो स्कैनिंग के शब्द, अक्सर कई बार तो हमको वो स्कैनिंग के शब्द, क्योंकि उन्होंने डमी लिरिक्स पे बनाया होता है, तो हमें वो हम तो सेम स्कैनिंग अटेम्प्ट करते हैं, यार यही स्कैनिंग में इनको ये थॉट करके दे दिया जाए। लेकिन फिर भी हमारे लिए थॉट इज प्राइमरी, बिकॉज दैट इज वॉट इज डिफरेंट। यू नो लाइक एक बार अरिजीत सिंह, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, उन्होंने बड़ी प्यारी चीज़ बोली कि कितने तरीकों से बोलोगे कि प्यार कैसे किया जाना चाहिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि हाँ यार ये एक मुश्किल काम है यहाँ पे, कि क्योंकि वो चीज़ सिचुएशन से निकलती है। या और वो लड़का लड़की मिले कोई सिचुएशन है नहीं, अब क्या नया बोलना है बोलो। सिचुएशन हर फिल्म में अलग होती है एक्चुअली स्पीकिंग। मिलने लड़का लड़की तो मिलते ही हैं, लेकिन सिचुएशन हर फिल्म में अलग होती है। 100% अलग होती है। एज अ राइटर उस स्कोर को पकड़ो, उस इमोशन के अंदर जाओ, यू नो। तो वो मेरे ख्याल से जो जैसे अमिताभ भट्टाचार्य या इरशाद कामिल, इन लोगों के अंदर वो महारत है उस चीज़ की। दे आर ब्यूटीफुल एट कैचिंग दैट सिचुएशन एंड गिविंग समथिंग न्यू एवरी टाइम। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर ऑफकोर्स, आप सिंस आप पढ़ते आए हो पोएट्री बचपन से, तो आपको खुद एक कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होता है। जैसे मैंने कहा हर हर गंगे में हमको दोहा लिखना था। अभी गानों में दोहा तो होता ही नहीं, 2 लाइनों का राइमिंग पैटर्न कभी हुआ ही नहीं। तो वो एक किक थी कि ये करना है। तो दैट अगेन इज अ मोटिवेशन फॉर एनीबडी टू राइट। और ना मुझे लगता है नए लिरिसिस्ट के लिए मैं कहूँगी कि नए शब्दों को पुश करो, कि ऐसा मत सोचो कि ये प्रोड्यूसर को समझ में। अक्सर हमें बोला जाता है मेक इट मोर एक्सेसिबल सिद्धार्थ गरिमा, डोंट पुश इट सो मच, बट वी ऑलवेज ट्राई टू पुश इट एटलीस्ट कि इतना तो जाए, क्योंकि इतना भी जाएगा तो नया कुछ आएगा। नहीं तो वही दिल जिगर नजर तो बहुत है यार। आई डोंट थिंक दिल हमारे किसी भी गाने में आया है। आना चाहिए, अब तो वो नया होगा हमारे लिए। अब दिल को लाना पड़ेगा। Correct. Let me start with talking about, so where do you come from and what is the story behind your friendship? When did you guys first meet? Yeah. So basically, I come from Hyderabad. I was born and raised in Hyderabad, so I can speak the language also. And then I did my schooling in Hyderabad itself. Then studied in Karnataka. Picked up a little bit of language over there also. And then of course I moved to Bombay, and that's when I was working as a copywriter in an ad agency first, and then I did radio, and that's where we met actually. So basically, Siddharth is a Punjabi from Hyderabad. I think that's the detail he Oh yeah, forgot to add. I missed almost. I'm more of a South Indian than a Punjabi, I think. By virtue of being friends, I mean, that's the thing. We remember things about each other. So that's the best part. And I come from Jodhpur, Rajasthan, in terms of where I belong. And my mother is from a place called Thakurdwara in UP. So I have a good mix of Rajasthan and UP happening in my case, which is why I would say कि proper North Indian हूँ. And then of course Sid comes from the south and he has the Punjabi, sort of origins. So when we met at Radio Mirchi, बहुत साल पहले की बात है, 2007 की बात है actually, and we basically met as he was a writer at Radio Mirchi and I was producing the morning band. And a lot of stuff in radio now, you have to write things and they instantly come online. You hear it, so there's a lot of gratification for a person who's a writer. Yeah. So we used to write together, used to create things together over there. And we figured wahan ki, two strong writers can also come together without any ego hassle. And without killing each other. Without killing each other and create very interesting content, So that started happening, which is where the foundation of this friendship was laid actually. And what happens with radio being a dynamic medium, of course it's fading out now. I guess it's a lot of other stuff has come up. But having said that, it was, always, it got boring beyond like 1 year. Like वही होली, वही दिवाली, उसी का same काम करना है, वही मतलब there's nothing new new challenge. Yeah. There is no new challenge. That's when we decided to start our own company, and we decided to work together then. And we started our own company and started writing for television. Okay. Right. फिर उसका भी एक शेल्फ लाइफ था, 2 साल 3 साल किया, वही रियलिटी शो, वही एंटरटेनमेंट के लिए कुछ So भी do you guys remember the first thing that you guys wrote together after forming your company? company? Oh yes, we've written from a puppet show Oh, okay. to we've written corporate documentaries. Yes. And then of course reality shows का एक शुरू हो गया था. And the first thing that we wrote, first reality show we wrote was I think Desi Girl नाम का एक show था, where they take celebrities from TV celebrities from here. Oh yes, and they yes, I remember. Put them in a village. Yeah, put them in a village. I think So that it was one of the first ones that we did. one of the first ones that we did. But yeah, we figured that we एक confidence आ गया था because we had made this company called दुकान, कि इस दुकान में ना, हमारी कंपनी का नाम दुकान है,
तो उसमें हर तरह की शीशियाँ रखी हुई हैं और इसमें आपको कुछ भी मिलेगा, तो आप बताओ आपको क्या चाहिए, वील डू इट एंड वील गिव इट। डांस शो चाहिए डांस शो, अवार्ड शो चाहिए अवार्ड शो। अवार्ड शोज भी लिखे हैं हम दोनों ने। Correct, तो या दैट्स वेयर द जर्नी बिगैन। So, when you guys decided to write together, was it like a very spontaneous thing, or like there was that one moment when it clicked and you felt like did it happen organically because you were working in radio और वहाँ पे काम चल रहा था तो वैसे ही flow में move हो गया, or was there like a moment? एक्चुअली रेडियो से ही वो शुरू हो गया था ऑर्गेनिकली एकदम। लाइक वी यूज्ड टू ब्रेनस्टॉर्म टुगेदर एंड राइट, एंड देन वी नेवर थॉट इट वाज अ बिग डील। मतलब वो अब जाके बाद में ऐसा होता है ना कि अरे देयर आर टू पीपल राइटिंग टुगेदर, अच्छा इतना बड़ा होता है क्या इशू? Correct. तो मतलब बट वी नेवर फेस दैट इशू एक्चुअली। आई थिंक उसका एडवांटेज ये भी है कि एक बॉय गर्ल एडवांटेज है, मतलब कि एक पॉइंट के बियॉन्ड तो वो मुझे मारेगा तो नहीं ना अगर मैं उसकी आइडिया को पुट डाउन करूंगी तो, या मतलब यू नो, सो आई एम सेइंग दैट्स जोक्स अपार्ट, इट्स आई थिंक इट हेल्प्स व्हेन यू वर्क विद समबडी हु इज completely open to accepting your ideas. I would say Sid is more that person in this equation, and also somebody who's very Trade secret passionate. And both of us had one thing in common, which is passion. अगर एक idea, एक story idea मिला है तो पागलों के जैसे उस पे काम करना है, you know. So that passion I think is what kept us going and working together in spite of all odds. Everyone is a narcissist, you know. उनका जो thought रहता है वो अगर कोई आके काट दे तो even if you don't outrightly say it तो वो दिल पे चुभता तो है, लगता तो है। and especially you know when you are friends and working together and writers, how do you navigate you know differences? The only way to navigate through them is a big huge fight. Yeah. मतलब जो है दिल में बोल दो, निकाल दो, खत्म कर दो, डोंट टेक इट टू द नेक्स्ट डे। इट्स लाइक यू नो, इफ यू कीप इट इन योर माइंड कि यार इसने मेरी लाइन को रिजेक्ट किया ना, मैं देखूंगा, अभी मेरा टाइम आएगा तो मैं करूंगा। इफ यू डू दिस देन यू डू फॉर एनी रिलेशनशिप, आई मीन फ्रेंडशिप हो या एनीथिंग, यू नो। You know, I'll tell you the space that we come from. Basically, we are the biggest admirers of each other's work. Biggest admirers. मतलब ताली एक ऐसे बैठ के लिख रहे हैं अकेले तो ताली भी बजा देंगे, ऐसा है सामने वाला, you know, कि अरे यार क्या लाइन लिखी तूने, या सीटी बजा देना, या वो उतना एडमिरे। और बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑफ ईच अदर्स वर्क उस लेवल पे कि कचरा है इसको बाहर निकाल, ये बहुत बुरी लाइन है इसको मत रख, यू नो, वी वोंट डू इट लाइक दिस, नो दिस पॉइंट इन द स्क्रीन प्ले, वी शुड, दिस इज हाउ वी विल गो अबाउट इट। सो दैट इज देयर इज अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट लाइक सिड सेड, एंड देन कम्स दैट फाइनल थिंग व्हिच वी बोथ नो कि अच्छा अभी हमारे एसिड टेस्ट से निकल गया, अब तो इसे दुनिया वाले कुछ नहीं बोल सकते। Also, you know, I feel it originates the basic, you know, झगड़ा भी होता है, झगड़ा तो एक consequence होता है of some sort of ego that you have. Every person has ego. Of course. So मैं ये बोलूँगा कि नहीं है तो फिर वो गलत होगा। कम ज़्यादा होता है यार, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा। Since हम लोग दो लोग साथ में काम करते हैं तो शायद हम में थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि we are already accommodating each other into our space. Right? Having said that, मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आपका एक origin respect से हो, like there is a certain amount of respect that I had for Garima as a writer. Forget as a friend. As a writer, I should respect her पहले. अगर वो ही नहीं होगा तो फिर कोई पार्टनरशिप नहीं है भाई. That's what I feel. You know. True. Very true. Yeah. फर्स्ट डे जब रेडियो मिर्ची में हम लोग मिले पहली बार, तो सिड हैड वॉकड इन एंड पीपल हैड सेड कि यार यहाँ पे बड़ा अच्छा कॉपीराइटर है वो, मैं तो नई आई थी वो टाइम पे, ही हैड बीन देयर 1 year बिफोर मी। सो व्हेन सिड वॉकड इन आई वाज लाइक यार ये हिंदी बोलता भी होगा, इसको देख के मुझे लगा सडनली, मैंने कहा ये तो लगता तो फिरंगी है। तब लगता था यार, अब नहीं लगता। तो फिर मतलब ऐसा होता है कि अपन लोगों को उनके अपीयरेंस पे जज करते First impression, हैं, एंड देन ही केम एंड इसने एक आधा कुछ लिख के दिया, आई नीडेड समथिंग फॉर द मॉर्निंग बैंड एंड ही क्रिएटेड सम पोएट्री से लिखा इसने, एंड आई वाज फ्लॉर्ड। मैंने कहा ये वर्ड्स कहाँ से आते हैं तुम्हें? तो इसने बताया दैट मदर हैज बीन MA इन हिंदी एंड यू नो ही इज आल्सो अ क्लासिक नॉर्थ इंडियन जो कि साउथ में पला बड़ा है। सो दैट्स हाउ आई थिंक द टीम केम टुगेदर वेरी नाइसली। Correct. Both of you are not, you know, native Bombay. Even I am not native Bombay. Right. And मुझे ऐसा लगता है कि you know छोटे शहरों से जो आते हैं especially, by छोटे शहर I mean tier 2, tier 3 city, not in its truest essence. But मुझे ऐसा लगता है कि उनमें कुछ ज़्यादा जज्बा होता है to you know achieve, because वहाँ वापस लौट के जाने का ना स्कोप नहीं होता, बिकॉज आपको पता है कि आप यहाँ तक भी पहुंचो, स्पेशली व्हेन यू आर गेटिंग इनटू फिल्म्स एंड मीडिया एंड ऑल, आप इस स्पेस में भी पहुंचो बहुत लड़ झगड़ के लोगों के साथ, 100 ताने सुन के, एंड जब आप निकल रहे हो तो तभी लोग बोल देते हैं कि यू नो अरे इससे तो कुछ नहीं होगा, देखना वापस आ जाएगा, यू नो। सो आपको कॉन्स्टेंटली वो डर रहता है कि यार कुछ भी हो जाए, you know, मैं वापस नहीं जाऊंगा, and that gives you a lot of motivation. So that's why I feel that you know
हम ज्यादा अचीव कर पाते हैं और एंड तक टिके रहते हैं कंपेयर टू एनीबडी एल्स, यू नो, वो कुछ एक हो जाए थोड़ा सा डाउन है तो वापस चला जाए. हमारा ब्रेकिंग पॉइंट ही नहीं होता कोई. करेक्ट. लोगों का बहुत छोटा सा ब्रेकिंग पॉइंट हो जाता है, शायद आई फील. Exactly. वी आल्सो एक्सपीरियंस्ड. और वैसे भी जो भी आई थिंक कहीं से भी इंडिया से अपार्ट फ्रॉम बॉम्बे से बॉम्बे आ रहा है, जो भी कहीं से भी आ रहा है, वन वे टिकट है यार. That's what I feel, because there is no going back, because we have so many hopes pinned on to us कि आप यहाँ छोटे शहर से आए हो कि कुछ तो कर लेना. आप there is other way of looking at कि इससे तो कुछ नहीं होगा, वो तो होता ही है. फैमिली में 10 लोग तो ऐसे होता ही है कि जो ये सोचेंगे ये तो वापस आएगा पक्का, मत भेजो इसको वहाँ पे, क्यों भेज रहे हो, एक ही लड़का है या जो भी एक ही बच्चा है आपका. तो यू नो बट ये सर्वाइवर्स की सिटी है. आई वुड से दैट यू नो यू सर्वाइव, यू फ्लोट एंड देन यू कीप अफ्लोट. एंड ऑफ कोर्स इट ह्यूजली हेल्प्स बिकॉज वी आर अ 2 people टीम. एक अकेले इंसान के लिए आई एम श्योर मुश्किल ज़्यादा होता होगा. You know, we are able to share things and I'm able to tell him whatever I feel. And the foundation of this friendship is so solid that मुझे सोचना नहीं पड़ता उसको कुछ बोलने के लिए 2 बार. You know, that is there. एंड आप बोल रहे हो कि छोटे शहर में ज़्यादा जज्बा होता है. आई एग्री विद यू ऑन दैट. बट हम तो ये देखते हैं कि बॉम्बे में ही कितना डिफरेंस है यार. of course. बैंड्रा एंड बियॉन्ड इज अ डिफरेंट थिंग. लाइक यू नो व्हेन वी वर डूइंग बोथ आवर फिल्म्स, वी स्टार्टेड पुटिंग अ बैरिकेड कि हमको चाहिए ही नहीं, हमको बैंड्रा के बियॉन्ड एडीज चाहिए ही नहीं वहां से. बिकॉज वी एक्सपीरियंस्ड विद देम कि अरे आज मेरा पृथ्वी में शो है, कैन आई गो एंड सी व्हाट टाइम विल वी रैप अप वर्क. अरे ठीक है यार भाई, पहली फिल्म में करना पड़ता है बहुत कुछ. एंड ही द पर्सन इज आल्सो लर्निंग ना, मतलब आपके लिए भी पहली फिल्म है, उनके लिए भी पहली फिल्म है. So that's so we started hiring beyond Andheri and Borivali. I mean, what to sum it up, the drive is very individual. It's a very individual feature. Correct. Like you said कि of course ये ज़्यादा उनमें देखी जाती है, जो जैसे हम जैसे लोग जो कहीं से आ रहे हैं कि यार ये वापस तो नहीं जाना है बिकॉज घर वाले तो तैयार बैठे हैं कि चल अभी खेतों में काम कर, यू नो, सो या दुकान पे बैठ. तो वो जोक्स अपार्ट, मतलब आई एम सेइंग दैट द ड्राइव इज वेरी वेरी constant with an individual. People who Bombay especially a city जहाँ पे कोई डांसर बनने आया है, किसी को गाना गाना है, म्यूजिक में कितने लोग हैं, यू नो, राइटिंग में तो खैर आई वुड लाइक टू बिलीव कि बहुत ही कम लोग हैं बिकॉज ये बहुत ही लोनली और ट्रेचरस, इस पे हम बाद में आते हैं. बट योर इंडिविजुअल थिंग इज व्हाट कीप्स यू अफ्लोट. रिजेक्शंस बहुत हैं शहर के. बिल्कुल. लाइक आप कैसे डिस्क्राइब करोगे मुंबई को अगर आपको अपनी भाषा में डिस्क्राइब करना? यार मुंबई इज समथिंग दैट इज लाइक, एक तो कर्म भूमि है. दूसरी बात तो ये है कि मुंबई में सर्वाइवल, हाउएवर पीपल से, पीपल माइट डिफर फ्रॉम मी, आप एक 25-30 रुपए में भी एक दिन सर्वाइव कर सकते हो और 25-30 लाख रुपए भी कम है आपको एक दिन में. मुंबई गिव्स यू दैट बैंडविड्थ कि आप यहाँ पे कितने भी छोटे सपने लेके आओ, कितने भी बड़े सपने लेके आओ, आप वो उनकी सबकी जगह है. तो आई थिंक मेरे लिए आई इक्वेट मुंबई विद माई सेल्फ. I would say, एक तो Mumbai is like life, it's soul. If I go to any other part of the country, like every Diwali we go back to Delhi to celebrate with family and everything. But I constantly keep feeling, you know, even back home my husband says the same thing, that the pace of Mumbai is different. So Mumbai is very my pace. So that's why I've always equated the city with myself. With its 100 flaws also, it's beautiful. अगर आप मुंबई की बारिश से प्यार नहीं करते हैं, आपको मुंबई में होना ही नहीं चाहिए. क्योंकि आप ठीक है, वो मेसी है, वो खराब है, वो आपको परेशान करती है, फ्लड्स ले आती है, और कहने के लिए घर में बैठ के अच्छा लगता है लेकिन लोगों को ट्रेन और बस में जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है. बट स्टिल मुंबई वो शहर है जहाँ पे सपने सच होते हैं. इट्स रियली अ प्लेस वेयर इफ यू आर डिस्कवर्ड, इफ समबडी फाइंड्स हु यू रियली आर, इट देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू. ये और किसी पार्ट ऑफ द कंट्री में मुझे नहीं लगता कि इतना होता है. Do you guys remember your first paycheck? Yeah, of course I do. Yeah, even I do. You guys mind revealing? Yeah, I don't mind revealing it. It was $6,000 for me. 6, and it was for? I was working. It was my monthly income. Okay. I was working in an ad agency. It was a family-owned ad agency called Alliance Advertising. It was in Dadar. The office is in Dadar. And was 6,000 was my paycheck. जब मैं वहाँ से निकला 1.5-2 साल के बाद, तो it went up to 18,000. बस. Nice. ये तो बहुत अमीर है because I got my first paycheck in my internship. Okay. And my internship was with CNBC TV18. So they gave us this 1,500 रुपए का one, you know, stipend. That stipend I would like to believe was my paycheck. So $1,500 and I wanted to buy something for everyone in my family. And my then boyfriend, now husband, उसके लिए मेरे को शर्ट खरीदनी थी.
सो बाय द टाइम सबको दिलाया, उसके शर्ट के लिए बहुत कम पैसे बचे थे. आई बट थिंक ये भी एक डिफरेंस है, पता है, लाइक आप कहाँ से आते हो उस पे बहुत डिपेंड करता है. बिकॉज आई रिमेंबर आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम, वी ऑल कीप स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम. यू नो, मैं एक वीडियो पे आया जहाँ पे 2 बच्चे थे बेसिकली, एंड देयर वाज अ पुअर किड एंड देयर वाज अ सपोजिटली रिच किड, एंड उन्हें बोला गया कि अगर मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूँ तो तुम उस 10,000 रुपए का क्या करोगे. तो जो अमीर बच्चा था उसने बोला मैं 2,000 एफडी में लगाऊंगा, 5,000 स्टॉक में लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, 1,000 का मैं जाके पार्टी कराऊंगा. जो गरीब बच्चा था उसने बोला मैं पहले 2,000 में अपने मम्मी के लिए साड़ी खरीदूंगा, 2-3 हजार में अपने भाई बहनों के लिए कपड़े खरीदूंगा, यू नो, ये करूंगा वो करूंगा, 2,000 रुपए बचा के रखूंगा. बेसिकली हम गरीब बच्चे ना विशाल. हाँ, मुझे लगता है हम गरीब बच्चे, बिकॉज Classic. यू नो, या लाइक हमें इतना, मतलब बचपन से ही ना, पैसे हो ना हो डजंट मैटर, Right. लेकिन हमें सिखाया जाता है कि नहीं, ज्यादा नहीं करनी Share चाहिए, करो, अति नहीं करनी अति चाहिए. नहीं करनी Correct. चाहिए और अति दूसरों का के लिए बुरा भी है. सोचना चाहिए. बिल्कुल, Yeah, Family but तो मतलब I think obviously. over the years मैं अमीर बच्चे की साइड में हूँ क्योंकि आई थिंक हम सब हो जाते हैं, यू नो. इसीलिए यू नो, मनोज वाजपेयी सेड इन एन इंटरव्यू, तो वो बोल रहे थे कि ना आजकल ये स्कॉच एंड दिस, तो उनको पूछा कि यू नो कब से ये अमीर शौक आपने पाले, तो ही इज लाइक कि शौक पहले से थे, वो तो गरीबी ने रोक रखा था. वो तो है ही, So I obviously. think हम सबके I लिए think वो एक बात I've common seen है. that interview of Yeah, his. it was lovely. I was like, ये तो मतलब ऐसे प्रिंट करके घर पे लगा देना लगाना चाहिए. चाहिए. बिल्कुल सही बात है. बट यू नो देयर इज अनदर जॉय टू शेयरिंग. आई मीन आई फील व्हेनेवर व्हाटएवर वी मेक, यू नो, व्हाटएवर द मनी, आज हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हो, यू नो, हम लोग कुछ कर रहे हैं, बट वो थोड़ा भी पैसा आता है ना तो उसको शेयर करने में जो मजा है ना, Yeah. ठीक है, आपकी सेविंग्स होने चाहिए, आपको बहुत कुछ स्टॉक मार्केट में लगा देना चाहिए, एंड यू नो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट I think the joy of sharing from your first paycheck cannot be reversed. It cannot be taken away. In itself, as you said, is a very lonely process, and because I also write, I know how difficult it is, and most of the times, you know, Anuja Chauhan once said that most writers are readers first, and that is the reason why they are very harsh on themselves. So you know, the only way to get through this is basically just go write, irrespective of whether you are writing good, bad, ugly. It is not for you to decide. Yeah. As a writer, your job is simply to sit down, write, let people decide whether it is good or it is bad. You know, and I thought that was a fantastic advice. बट मुझे ये जानना है कि भले ही वो राइटिंग हो या फिर यू नो किसी और शहर से बॉम्बे आना हो, सपनों का कितना इम्पोर्टेंस है आपके लाइफ में, एंड हाउ मच डू यू थिंक ऑफ एन इम्पैक्ट दैट क्रिएट्स in what you do, and you know the kind of drive that you have for your work. Like अगर आप सपने नहीं देखोगे तो फिर होगा ही क्या यार. मतलब आई थिंक इट्स द बेस ऑफ योर लिविंग इन टुडेज materialistic world. In my case, I don't know if I had ever dreamt of being a film writer director. I'll be very honest with you because हम आज यहाँ बहुत honesty के साथ सारी बातें कर रहे हैं. मुझे लगता है कि ये हो गया. मतलब मुझे बस ये याद है कि मैं बचपन से पोइट्री करती हूँ. हिंदी पोइट्री इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज बीन ड्रॉन टू, एंड आई डिडंट नो आई वुड राइट सॉन्ग्स वन डे. दैट वाज नॉट माय ड्रीम रियली. इट हैपेंड, ओके. बट व्हेन इट कम्स टू इमेजिनिंग नाउ, मुझे लगता है कि वो एक चीज़ थी कि अगर स्कूल में एक पोइट्री कंपटीशन है, इफ़ वी आर डूइंग लाइक एन एक्सटेम्पररी पोइट्री कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करी हूँ, तो मुझे फर्स्ट आना है. अब ये नहीं पता ये सपना था कि क्या था, बट वो है ही नहीं. आई राइट माई बेस्ट. आई वन प्राइजेज इन कॉलेज ऑल्सो, यू नो, फॉर पोइट्री एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई नेवर थॉट ये मेरा प्रोफेशन होगा या एक दिन मुझे ये राइटिंग हेल्प करेगी. आई यूज टू सिट एंड राइट डायरीज एंड दिस थिंग. घर में कोई सुनाने वाला नहीं मिलता था, लाइक यू नो, लाइक जबरदस्ती सुनाना पड़ता था. सुन बैठ, मेरे अपने भाई को बोलती थी चल भाग यहाँ से. तो समझ रहे हो. तो वन डिड नॉट नो वेयर दिस इज गोइंग. आई डिड नॉट थिंक कि मैं अपनी इस ब्यूटिफुल हॉबी को एक दिन अपने प्रोफेशन में पाऊंगी. सो फॉर मी इट्स अ ड्रीम हैज कम ट्रू व्हेन आई डिडंट रियली ड्रीम इट आल्सो लाइक दैट. It's just something that I always wanted to do, but मेरे अंदर कहीं एम्बिशन छुपी थी या ये ड्रीम छुपी थी और ये किसी ने बाहर ले आया. ऐसा हुआ. उस इंसान का नाम है बताइए. Let's credit Sanjay Leela Bhansali for it. Of course. Because we did our first film with him. Yeah. So yeah. I'm glad that you mentioned about Mr. Sanjay Leela Bhansali, because I'm very sure that it had a great impact on your career, and your first official credit was for Ram Leela, if I'm not wrong, right? For Ram Leela. So can you tell me, like, how did you crack Mr. Bhansali? Because everyone knows, he's a difficult nut to crack. Right. And we're still in the process of cracking it. अभी भी उनके साथ चलता ही रहता है वो कि ये पसंद आएगा क्या सर को, ऐसा जो. That nervousness is always there. ऐसा कुछ नहीं है कि अरे सर तो he loves us, he loves our work, yes, but nothing can be taken for granted. Of course.
that is there. How did we crack him? Wow. Yeah, what was the story behind getting to work with Mr. Bhansali? So basically, it was an afternoon of writing a television shows. जैसा हमने बताया, Siddharth and me used to write reality shows at that point. और उनकी deadlines बड़ी tight होती हैं. तो आपके submissions ऐसे होते हैं कि literally yesterday. तो we are running behind schedule for something and we are writing scripts and we were sitting in Siddharth's house, I remember, and a friend called, Sandeep Singh, he called and he said किस्मत बदलनी है. उसने ये line use किया. So dramatic. हाँ, so dramatic. And imagine what my answer was. अरे क्या बोल रहे हो यार? So he said, no, you want to meet Sanjay Leela Bhansali? Just meet. So I said, yeah, you can come and have a chai with him. So I was like, ये ऐसे ही बोल रहा होगा, कुछ बुद्धू बना रहे, दोस्त है हमारा, क्या मालूम सच बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रैंक हो सकता है. So I casually said, यार, today is a very busy day. Imagine I said this. We cannot make it. We have to sit and work on this show, cut deadline and all that. I kept the phone. I've come out back to work. Sid is like, who called? I said, this is this. Are you mad? Call him back. Right now, we need to go and see Bhansali sir. And देखते तो हैं क्या होता है. At the most, ये एक prank निकलेगा. तो ठीक है, I called him back. He said, okay, if you want to see him, come reach within 20 minutes. So Kandivali to Juhu within 20 minutes कैसे पहुंचना? Because sir कहीं जा रहे हैं. Of course वो कहीं नहीं जा रहे थे. So it's an industry thing, I think. Yeah. So otherwise you'll miss out on the opportunity. Exactly. Correct. Yeah. So we being really innocent and we've not met anyone from the films and Sanjay Bhansali is an ideal. मतलब वो तो ऐसा है कि हमारे कोई भगवान हमको मिलने वाले हैं. So we've both sat in the car and Sid has driven at breakneck speed and we've reached somehow. We still couldn't believe we are standing under his house and then we've walked in. He's offered us chai and beautiful first meeting with him. अच्छा हमें जल्दी में ना लगा क्या लेके जाए इनको पढ़ाने के लिए. We didn't know we are going to be hired as writers. तो हम अपनी पोइट्री के प्रिंटआउट्स लेके दोनों अपने अपने ब्लॉग्स पे पोइट्री करते थे. We took printouts and we gave it to him. Sir ये है. So he turns around and says, I'm not doing lyrical work these days. No, I don't want to. I just want to do something different, baby. That's what his thing was. But of course, we kept the papers there. I'm sure he would have read it later. नहीं तो क्यों ही hire करते हैं? Of course, yeah. So when we walked in and then we had chai and lemongrass वाला चाय था, बहुत अच्छा था ये. And then what happened after that? Then he basically asked us a question कि about some films कि तुमने ये films अगर देखी हैं तो what is it that you want to change about them? Yeah. What did you not like about what you saw last? So I think Sid said something about Delhi Belly or something. I would have done it like this. इस second half को first half कर देता और first half को second half, because I really genuinely felt that when I was watching the film. Right. I agree. And he happened to ask me the same question, luckily for me. So I said, मैंने बोला I don't know if it made sense to him or not. Right. So that's all. There were no right answers or wrong answers. No, we didn't know we were in the middle of a interview. Question answer session. It was not a job interview. It was actually. He was casually meeting us. Industry में जो बोलते हैं ना casually मिलते हैं. अब ये casual meeting Never है. open your cards. Yeah. So in that meeting, so nothing. There was no discussion. We were very happy. Lemongrass की चाय पी और हम उनके घर से नीचे उतर के अपने घर पे फोन करें. You know what? We met this person today. We met Bhansali sir today, and so much excitement. अब संजय लीला बंसाली आज कई साल बाद हमें कहते हैं कि that day when you both walked in, I knew these two will write my next. And imagine, for him to have that vision Absolutely. was simply amazing because we were not guys who had written had written films before. मतलब we had no formal training in writing films. And also fiction बिल्कुल ही नहीं लिखा था, non-fiction लिखा था. Non-fiction लिखते थे हम तो. मतलब वो, of course यार, he goes by his instinct. That's the thing that we learned later after working with him for so many years. कि वो बहुत ज़्यादा instinct पे driven है. Or to think of it, last 3 of his films had not really worked at the box office. Yeah. So somebody in his place would go for a really nami writer Established. and established person, handing over a Ramlila to 2 novices. Matlab, I'm saying still it was such a, I don't know what he felt with us. Absolutely. Because he gave us 2-3 ideas out of which we said, sir, this. So the idea said violent Romeo Juliet. No, Romeo Juliet based in violent Gujarat. That was the idea he gave us. सर ये कुछ लग रहा है. अब लग तो रहा है लेकिन हमें क्या कहते ठीक है स्टोरी बना के लेकर आओ. दिस इज द नेक्स्ट मीटिंग कि चलो स्टोरी बना के लेकर आओ, देखता हूँ क्या करते हो. सो वी स्टोरी बनाना बोले तो एक और प्रॉब्लम है क्योंकि हम both of us are from केंद्रीय विद्यालय. हम लोग ऐसे कॉन्वेंट एजुकेटेड कोई है नहीं कि इंग्लिश बहुत धांसू आता है. मतलब अब तो फिर भी बात करने लायक हो गए. पहले तो we used to struggle a lot in when I first come to Bombay. I think that was one of the biggest culture shocks here. That I can't speak in English at all. मतलब तो फिर then we
went on to read Shakespeare, जो कि हमने देखा, ये तो समझ में नहीं आने वाला भाई। ये कौन सी इंग्लिश है? ये तो एकदम लिटरेचर वाली इंग्लिश है। Then there is a book called No Fear Shakespeare. तो यहाँ पे आपका ओरिजिनल टेक्स्ट होता है और यहाँ पे आपको ट्रांसलेटेड I टेक्स्ट know, होता है। yes. So वो हमने खरीदा and then that's when we got to know कि अरे वाह, ये कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। अच्छा, then he had said a very beautiful thing. Now imagine coming from a filmmaker of that level, he had shown us 2 posters. He said ये राम है, ये लीला है, और अभी तुम लोग को मेरे जैसी don't write a संजय लीला भंसाली film, write a सिद्धार्थ गरिमा film. What is Siddharth Garima? Nobody knows what is Siddharth Garima at that point. Okay, so we've gone back home and we've gone crazy with the idea. हमने कहा रोमियो जूलियट पूरी पढ़ के हम घोल के पी गए, और उसके बाद हम दोनों ने बैठ के एक स्टोरी बनाई जो कि बहुत आउटरेजियस स्टोरी थी। एंड वी थॉट चल यार जाके कम से कम उनको याद रहेगा किसको मिले थे, किसको मिले थे, भगा तो देंगे ही। तो सुनाया है, भले ही रिजेक्ट हो जाए। Correct. So I still remember we met him in his house as a beautiful study. Yeah. और वो स्टडी में बैठ के शाम के टाइम हमसे मिले, and we both narrated in about 15 pages की शायद स्टोरी थी। And he kept listening to the whole thing, खिड़की के बाहर देख के, ऐसे बारिश थी हल्की शायद, and then he turned around and he said, I won't rule this out. You know, those words still stay with us. We both joke with each other when we give the idea that बोलती है I won't rule this out. So Yeah, but that is the story of that is the story of Ramlila today. Ramlila. जो आप देखते हो Yeah, थोड़े final. बहुत कुछ 85% वही story वही है। you know, he fell in love with the end that we gave, कि they'll shoot each other. Correct. So he said, this is it, this is my film, you know, and then there was no looking back. Then every single day one had to blow his mind. Yeah, that was not the end of struggle. That was the beginning of Of course. because after that it took about 2.5 years for the film to come out, including shoot. I think more, a little more, 3 years. I think. Yeah. 2011 की बात है ये, तो 13 में फिल्म आई। 13 में फिल्म आई, तो 2 साल का प्रॉपर फिल्म स्कूल था मैं कहूँगी। और आप सोचो कि संजय बंसाली की एक क्या बोलना चाहिए, बेटिंग ऑन समवन बोलो, जनरोसिटी बोलो, उन्होंने हम लोग ना स्क्रीन प्ले के साथ में कुछ पोइट्री लिख देते थे, गाने लिख, हमें नहीं पता ये गाने बन रहे हैं, बट अच्छा लहू मुँह लग गया वाज द फर्स्ट थिंग वी रोट, ओके, व्हिच इज अ सॉन्ग, Yeah. एंड वी रोट 4 लाइंस ऑफ दैट, एंड सर सेड वन डे ही कॉल्ड अस एंड सेड कि ये तुम लोग क्यों लिखते हो? सो वी सेड सर वी फील व्हेन अ सीन कम्स आउट ब्यूटीफुली, हमको अंदर से उसके लिए कुछ गाना आता है, हम लिख देते हैं, आप इग्नोर करके चलो। नेक्स्ट थिंग वी नो, ही हैज कॉल्ड अस एंड सेड लिसन टू दिस, एंड ही हैज कंपोज्ड इट। Imagine we are both in tears ki, so you actually composed something that we wrote, and then he gave us the entire album of Ramlila. You know, it so happened that he went with the whole fabric of it. You know, I think that project made a lot of careers, even for Ranveer Deepika also. Yeah. From then, of course, they went on making 3 films back to back, and all of them were big hits. Right. Of course, for you guys. Plus, you were adapting Shakespeare, which is like I think the most adapted person on playwright earth in the world, possibly, right? Yes, Right. yes. So, how much of a pressure was it? Because we all know that, at least industry people know for sure that Mr. Bhansali is a control freak, right? Right. And his sets are also not a very easy place to be in. I remember, listening to Priyanka Chopra. She was mentioning how she was on the set of Bajirao Mastani for the first day, Right. and she was sitting and waiting for her shot to be called, and she started crying. Like she felt that intimidated, and she was like, I'm not too sure if I'm ready for it. And I don't know if the story is true that initially she was supposed to be in Ramlila, but something didn't work out, and that's why she did. Yeah. Story is true, and then she later on did a song in Ramlila, Ram Chahe Leela. For a very brief while she was being considered. It's not like she had been cast, to be Right. honest with Yeah, you. yeah. But sir was going through a range of actors to cast for it, and of course the initial cast had not really worked out for him, which is how Deepika happened. And no one thought she would be able to play Leela the way she did, in retrospect now when we look back. But I think the one thing that you've said is very, very true. It is not easy to be around a Sanjay Leela Bhansali. Unka set ho, unka office ho, unka ghar ho. He comes with a certain temperament. He is a volcano which can erupt any time. So anybody who's worked with him will vouch for it, and they must have experienced it. And rightly so, I feel. मतलब वो इतने ज़्यादा creative हैं कि वो कुछ ना कुछ उनको piss off कर ही सकता है कभी ना कभी. Like incompetency और किसी का कुछ बोल देना, कुछ भी बात बोल दी जो कि उनके intellect से match नहीं होती. Yeah. So then he will throw off it. ना, of course यार, yeah. मतलब obviously. और if like a lot of times हर टीम में हर एक का पैशन का लेवल सेम नहीं रहता. Correct. अब उस केस में संजय लीला बंसाली will react a little aggressively, because how can you not share my passion? Yeah. Either you're here with me or you're not. Yeah. So that becomes a thing, So there are pet peeves, there are points of disagreement जिस पे उनको गुस्सा आता है, और
वो रिएक्ट करते हैं और उस चीज़ को लोग अक्सर बहुत अनरीजनेबल बना के बाहर प्रेजेंट करते हैं, विच इज़ नॉट फेयर बिकॉज ऑल्सो हिज अदर साइड इज अ बॉइस्टरस सेंस ऑफ ह्यूमर. यस, ही इज एक्सट्रीमली फनी. मतलब आप उनसे ज्यादा फनी कोई इंडस्ट्री में तो हम तो किसी नहीं मिले. एक डायरेक्टर का सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए यार. इट्स फन वर्किंग लाइक दैट टुगेदर. देन एंड ही लाफ्स, वी यूज्ड टू सिग्नल द सेम थिंग्स, आंखों आंखों में इशारे हो रहे हैं, तो वो एक इंटेलेक्ट चाहिए उसके लिए, एंड दैट ही हैज भर के. ऑल्सो टू अंडरस्टैंड हिम आई फील ज्यादातर ऐसा होता है ही इज अ लिटिल मिसअंडरस्टूड ऑल्सो, कि उनको पूरी तरह से कोई समझता नहीं है. वी अंडरस्टूड हिम लाइक एट द बैक ऑफ आवर हैंड हो गए थे वो. मतलब हमको सब कुछ पता चल गया था, अच्छा आज बाल आगे हैं मतलब गुस्सा करने का दिन है. तो वी यूज्ड टू अंडरस्टैंड हिम कि वो टुडे इज दिस इज द मूड, बिकॉज जनरली ऐसे ऐसे करते हैं वो तो, एंड देन इट इज फाइन, देन एवरीथिंग इज फाइन. I think that's the kind of chemistry that a director and writer should have. Yeah. Like even on other films we have honestly missed that in a lot of places. कहीं है बहुत beautiful chemistry रही है डायरेक्टर के साथ में, बट संजय सर जैसी तो कहीं भी नहीं रही है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग, उनको क्या चाहिए, उन्हें पता है ये लोग को मैं क्या करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, you know, that was beautiful. So I think that's one of a once in a lifetime experience ही है वो. You know, any core memory from Ramlila set that you really remember, which you know stayed with you? Can be anything. Funny, angry, sad. सब है, सबका सब एक कुछ एक है, सबका सब बताओ. हमारे पास बहुत टाइम है. बाहर वैसे भी बहुत बारिश हो रही है. हाँ. Okay. So I think one each definitely we should. Yeah. सो फनी तो बहुत सारे एक्सप्लेटिव से भरा हुआ होगा. तो वो हम बीप बीप कर देंगे. क्योंकि उनके प्यार में भी गाली होती है, उनके गुस्से में भी गाली होती है, तो वो गाली तो उनकी तारीफ में भी गाली होती है. तो फनी का याद करो सिर्फ जरा. मैं एक इंसिडेंट तब तक बताती हूँ कि यू नो वंस ही टोल्ड अस कि ऐसे ऐसे कुछ लिख के एक सीन था, वन लव सीन बिटवीन राम एंड लीला, एंड वी मस्ट हैव रिटन इट दैट मॉर्निंग विद सम फीलिंग, बिकॉज किसी दिन कोई जो चीज़ ना आती है आपको, जैसे हमारे यहाँ बड़ी बात होती है कि आमद आती है. लाइक सो वी बिलीव दैट व्हेन वी राइट समथिंग विद फुल हार्ट तो ऊपर यूनिवर्स से कुछ कनेक्ट होती है. तो हम बड़ा सुंदर एक सीन लिख के ले गए थे, तो सर ने वो सीन पढ़ा होगा. वी सेंट इट टू हिम ऑन मेल एंड वी रीच द सेट. एज वी आर एंटरिंग द सेट, सर इज लाइक क्लैपिंग, खड़े होके ताली बजा रहे, बोल रहे हैं खलील जिब्रान इन शॉर्ट्स. क्या लिखा है तुम दोनों ने? सर खलील जिब्रान इन शॉर्ट्स मतलब क्या होता है? पहले तो वो इमेज ही नहीं हो रहा है डाइजेस्ट. कि मतलब ऐसा प्यार पे फिलॉसफी तुमने लिख के दिया है कि ये तो दुनिया मतलब बोलेगी. राइट. तो दैट इज अ वे उनको मजा आता था तारीफ करने का, अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद आई है. और अगर खराब लिखा है तो फिर तो फिर तो होता ही है. Then there was this one instance where I think I was not on set one day. ऐसा हुआ 200 दिन में शायद, या मैं थोड़ा लेट आ रहा हूँगा. तो गरिमा was there, तो गरिमा को देख के बोलते जावेद कहाँ है? तो सलीम तो आ गया है, जावेद कहाँ है? So that was very funny. I thought कि मतलब वो comparison करना सीधा वहाँ उठा के. करेक्ट. और बहुत सारे मतलब अब क्या बताया जाए, 200 दिन की शूट में तो रोज कुछ किस्सा होता ही होगा. एक बार एक बंदा आया था सेट पे जो कि कुछ तुतला रहा था, तो उसे कहना था कि राम भाई तो बाजू की गली में रंगरलियां मना रहे हैं, तो ही एंडेड अप सेइंग लंगललियां मना रहे हैं. तो सर हैज कम टू मी, तेरे घर बेबी उसको बोल, वो लंगललियां बोल रहे हैं. मैंने कहा सर ये तो अब डब पे ठीक हो, इसको कुछ करके अभी सुधार सकते. तो और ऑफ कोर्स वो किस्से जो कि कोई गाने की शूट के टाइम पे अगर वो दुपट्टे वाली औरत पीछे से अपना उनको 50वीं लाइन में खड़ी हुई तीसरी औरत भी दिख रही है अपने मॉनिटर पे, कि उसके दुपट्टे को ठीक करो वहां जाके. ये डिटेलिंग ना, ये आसान नहीं है, ये फॉर लाइफ आपके अंदर आ जाती है. एक बार आप वहाँ काम कर लो तो. एंड आई थिंक ये डिटेलिंग वाला जो फैक्टर आपने बोला, दिस आई हैव हर्ड इट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, एंड एक्चुअली इट रिफ्लेक्ट्स ऑल्सो ऑन स्क्रीन, क्योंकि उनका हर एक फ्रेम इज लाइक सो ब्यूटीफुल. आप कोई भी एक मोमेंट ले लो और आप उसको कैप्चर करके आप लाइक यू कैन ब्लास्ट इट ऑन योर यू नो लिविंग रूम एंड इट विल बी ब्यूटीफुल. इवन नाउ इन हीरा मंडी, like every second frame was so stunning, so beautiful. And I remember, I think Jaya Bhattacharya once mentioned, you know, when she was working in Devdas, apparently, you know, वो बहुत टाइम लेके वो रेडी हुई, सब हुआ, and then she came for the shot and Mr. Bansali just looked at her and said कि तुम्हारी साड़ी में ना creases है, ठीक करके आओ. And you know, तो she was like कि छोटा सा क्रीज था, कोई और होता तो बोलता नहीं लाइट जा रहा है, ये जा रहा है, यू नो, खत्म करते हैं. बट उन्होंने वो भी नोटिस किया और उन्होंने कहा कि आप जाओ, आप फटाफट करके आ जाओ. एंड देन आई केम बैक एंड देन वी डिड द शॉट एंड इट वाज ग्रेट, यू नो. सो उतने लेवल की बारीकी होना, उतने लेवल की डिटेलिंग देख पाना, आई थिंक इज बेसिकली व्हाट मेक्स हिम, यू नो, द जीनियस दैट ही इज. द जीनियस दैट ही इज. मतलब आप सोचो इस फिल्म पे हमको इतना, हम तो बहुत फॉर्चुनेट मानते हैं अपने आप को. उनकी क्लोज रेकी जो होती थी, जिसके लिए हम गुजरात गए थे उनके साथ में, पूरी रेकी चल रही थी. अब हम ऐसे ऐसे कपड़ों की दुकानों में गए, एंटीक शॉप्स के अंदर,
सो सर वुड कीप द दुपट्टास ऑन टू मी एंड सी कि नीला पे कौन सा रंग अच्छा लगेगा. Wow. हम उसी में ड्रीम में है कि वाह 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 सर हम पे रख के देख रहे हैं कि कपड़े कैसे लगेंगे. तो समझ रहे हो, तो बहुत उनकी चॉइस समझ में आई वहाँ पे कि क्या चुनते हैं. या ही इज डेफिनेटली अ परफेक्शनिस्ट यार, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है. आप बाकी के देख लो फ्रेम्स और उनकी फ्रेम देख लो, वो आपको समझ में ही आ जाएगा या कि मतलब इतना काम इसमें जाता है. बिल्कुल एक इमेजिनेशन की हीरोइन के ब्लाउज. अब आप सिंपल फैब्रिक का ब्लाउज बना दोगे. एक ये होता है फिल्म मेकर. एक फिल्म मेकर होता है जो ये कहता है कि नहीं इस पूरी पट्टी को निकालो, यहाँ से इसका स्लीव बनाएंगे और इधर से इसकी पीछे लेसिंग देंगे. एक एक ब्लाउज में उस लेवल की डिटेल है. Right. और इनका इन्वॉल्वमेंट है. ऑफ कोर्स अंजू मोदी इज अ एक्सीलेंट डिजाइनर एंड वी ऑल नो दैट. उनका खुद का भी कमाल है, लेकिन सर की जो इनपुट होती है ना और जो उनकी डिटेलिंग होती है वो बड़ा मजा आता है देखने. द इंटरेस्ट ऑफ ड्रेसिंग अप योर कैरेक्टर, इट्स सो ब्यूटीफुल. You know, as writers, I think you guys, like the films at least that you write, you end up being on set also, right? Yes. And like we all know that the industry that we are in is not very, favorable to writers. Absolutely. And Totally not. and Salim Javed साहब थे एक time पे, and after them there haven't been too many writers who have had the heft, to say कि जो हमने लिखा है इधर का उधर नहीं होना चाहिए, कुछ चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, whatever. So of course उतना तो you can't be rigid. But how does it work for you when you write something and then you are on set? Maybe, write. चलिए डायरेक्टर तक तो फिर भी ठीक है कि कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, बट कभी एक्टर ने आके बोल दिया कि नहीं ये नहीं है, वो नहीं है. हाउ डू यू नेविगेट दैट, बिकॉज दैट मस्ट बी सो टायरिंग. या एक्चुअली क्या हुआ है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द राइटर हैज लॉस्ट रिस्पेक्ट इन द इंडस्ट्री. इट हैज नॉट हैपेंड ओवरनाइट. लाइक आप मतलब आज की डेट में अगर कोई एक्टर if he comes and says कि I have said this line, this won't I don't think this line will resonate with the audience. उसका काम नहीं है सोचना. ये चीज एक्टर का काम नहीं है सोचना. ये तो राइटर या डायरेक्टर चलो ज्यादा से ज्यादा, पर ये एसेंशियली एक राइटर का काम है कि क्या लाइन रेजोनेट होती है. वो अपने ऑडियंस को अच्छी तरह से जानता है भाई. वो तुमसे ज्यादा शायद जानता है, क्योंकि तुम तो बैंड्रा या जुहू में या टाउन में रहते हो, तुम्हें तो पता ही नहीं इंडिया का ऑडियंस. कभी कभी तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है भी नहीं. तुमको तो लैंग्वेज ही सिखाते सिखाते हमारे 2 महीने निकल गए थे. तो अब आप बोल रहे हो कि ये लाइन रेजोनेट नहीं. तो आई एम सेइंग कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा होता गया कि राइटर सेट पे नहीं थे और उनको वहां आने नहीं दिया जाता था बिकॉज ऑफ वॉट एवर इनसिक्योरिटीज फ्रॉम द डायरेक्टर. बिकॉज आई फील अ फिल्म इज इमेजिन्ड आउट ऑफ नोवेयर बाय अ राइटर. फॉर एवरीबडी एल्स देयर इज अ स्क्रिप्ट, बट फॉर अ राइटर देयर इज नो स्क्रिप्ट. सो आई फील देयर इज मतलब वो गैप ही प्रोफेशन में इतना बड़ा है कि अब आप कल को बोलोगे कि एडिटर को भी द एडिटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ दे आर, बट व्हाट इफ देयर इज नो स्क्रिप्ट? आई मीन हाउ इंपॉर्टेंट आर दे? सो तो उससे ये हुआ कि एक पॉइंट के बाद आने के बाद अब बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि हाँ रेस्पेक्ट ही खत्म हो गई. इस क्वेश्चन इसलिए सलीम जावेद जैसा कोई नहीं आया. नहीं आया और आना भी मुश्किल है इस दौर में, क्योंकि उनका कमिटमेंट, उनका वो ऐसा होता था कि मैं नरेट कर रहा हूँ, अगर आपने एक पानी का सिप ले लिया बीच में तो आप ये पिक्चर मत करो, मुझे अमिताभ बच्चन से 1 रुपया ज्यादा दो. आज कैन यू इमेजिन अ राइटर गेटिंग पेड मोर देन अ एक्टर? करेक्ट. ये आइडियलिस्टिक बातें हैं जो प्रोड्यूसर करते हैं. मैं ना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और अच्छी बात है कि तुमने पूछा, क्योंकि मैं इसके कोर में जाना चाहती हूँ. इसका कोर वहाँ से आता है विशाल, जहाँ पे हमारी राइटिंग की जर्नी शुरू होती है. वी आर द फर्स्ट गाइज टू बी हायर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट, ऑन एक्स प्रोजेक्ट. ठीक है, अब हम हायर होते हैं. उसके बाद से सबसे पहले हमसे नेगोशिएट किया जाता है कि भाई राइटिंग का तो बजट ही नहीं है. तो हम कहते हैं वो तो नहीं होगा, आई एम श्योर, क्योंकि बाकी सब चीज़ों का तो बहुत बजट है, तो राइटिंग का कहाँ से होगा. वहाँ पे हम फीचर करते हैं फर्स्ट गाइज टू कम इन एंड द फर्स्ट गाइज टू ऑल्सो बी ऑफ कोर्स फॉरगॉटन इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. बट चलो कोई बात नहीं. वहाँ से स्टेम होती है हमारी पहली फिल्म, जिसपे मैं बाद में आपको बात करूंगी कि क्यों दुकान बनाने का कारण क्या था. एक सरोगेट का इमोशन इतना रेजोनेट करता है एक राइटर के इमोशन से, विच इज़ वाई इट वॉज अ वेरी ऑब्वियस फर्स्ट फिल्म कमिंग फ्रॉम राइटर्स लाइक अस, आई वुड लाइक टू से. एंड जहाँ तक ये बात कंसर्न है ना, कि आपने कई बार सुना होगा कि कोई प्रोड्यूसर किसी को फ़ोन करके बोल रहा है, सपोज राइटर्स आए हुए ट्रिप में, हाँ यार मैं यहाँ हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं राइटर के साथ लिख रहा हूँ. तुम क्या लिख रहे हो? तुमने क्या पेन को पेपर पे लगाया? तुम्हें लैपटॉप का एक बटन, एक की चलाना आता है? आई एम राइटिंग. This I am writing is such a loosely thrown statement in our industry. Everybody feels they are writing. Yeah. So it starts with a producer. वहाँ पे पहले डायरेक्टर्स जो लिख नहीं पाते हैं, उनकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये होती है कि मैं तो डायरेक्टर हूँ ना यार, तो मेरे हाथ में रहना चाहिए कंट्रोल. और पता है क्या, मैं कुछ भी बदल दूंगा सेट पे, इसको क्या मालूम चलेगा. यहाँ पे आप वो करते हो. हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा नहीं हुआ कि राइटर्स की रिस्पेक्ट लूज करी. वो तो बेचारा अपने घर पे पैसे कमा के बैठा है, अपना रोटी खाएगा, सो जाएगा. तुमने अपनी मूवीज़ की रिस्पेक्ट लूज करी. आज हम वो वापस गेन कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने कोर सिनेमा पे वापस जा रहे हैं. हम ध्यान दे रहे हैं इस बात पे कि पिक्चर में राइटिंग का और हर एक डिपार्टमेंट का कितना रोल है. जो साउथ नहीं भूला था, लेकिन हम भूल गए थे. सो आई थिंक इसका कोर वहाँ से आता है कि हम भूल गए राइटर को रिस्पेक्ट करना.
एंड ऑफ कोर्स एक्टर्स को ये ताकत देना. एक पर्टिकुलर फिल्म में एक एक्टर ने हमसे बोला, ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं लूंगी, कि सिद्धार्थ गरिमा तुम लोग ना बहुत ज़्यादा नाम से संबोधित करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अरे राजू ऐसा नहीं होगा. तो अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ विशाल, की एक बात कहने में एम्फेसिस कैसे आता है. आई एम नॉट गोइंग टू कम फॉर योर पॉडकास्ट, और आई वुड लव टू कम फॉर योर पॉडकास्ट. विशाल, आई वुड लव टू कम फॉर योर पॉडकास्ट. अभी जैसे वो लाइन में ही था, हाँ. what she said just now. मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ विशाल. जब- इफेक्ट देख लो ना बिल्कुल, कितना जब अलग मैंने है. आपको एड्रेस किया, मेरी बात में एम्फेसिस आ गया. True. ये छोटी सी बात है. अब मैं इस एक्टर को कैसे समझाऊं? तुमने ये थॉट नहीं दिया, मैंने इस पे 4 घंटे लगा के इसे क्रिएट किया. करेक्ट. तुम सही हो सकते हो कई चीजों के अंदर. स्पॉन्टेनिटी इवेंचुअली हैव टू ओन माय लाइन, एंड वी गेट अलोंग फैबुलसली विद ऑल आवर एक्टर्स. Yeah, that's true. कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है. true. लेकिन अब ये सवाल का ये जवाब है. या फॉर एग्जाम्पल कि एक लाइन को एक तरीके से बोलना, और एक पिक्चर में एक एक्टर ने उसको बहुत जोर जोर से बोल दिया. यार मोनोलॉग मतलब ये नहीं कि ऐसे बोलना है. कभी कभी आप हल्का बोल के भी समझा सकते हो. तो ये बातें ना, क्या होता है, हम ना पिक्चर पेपर पे डायरेक्ट कर देते हैं ऑनेस्टली. करेक्ट. उसके बाद वो एग्जीक्यूशन का मामला होता है. ऑल्सो यू नो हमारी इंडस्ट्री का ये है ना कि फैड्स के ऊपर जाते हैं वो बहुत ज़्यादा, कि अगर वेस्ट में हो रहा है तो यहाँ तो करना ही है हमको. तो जैसे कि अभी आप बोलोगे हम एक डायलेक्ट कोच लेके आते हैं. भाई जिस राइटर ने वो डायलेक्ट ऑलरेडी लिख दिया है वही तुम्हारा कोच है. करेक्ट. आपको डायलेक्ट कोच की क्या जरूरत है वहां पे. वो कोच आके वो क्या होगा, देन यू नो अगेन ही विल ट्राई टू ब्रिंग ओनली द डायलेक्ट. Whereas you know how much you need. The essence of it, yeah. It's just pepper. It's not you cannot. सिनेमैटिकली रिटन चीज है. हाँ. वो एकेडमिक नहीं है शायद कभी Correct. कभी. Kanika Dillon, who is a very popular writer, now also producer, she, we were just having a casual conversation once, and she told me that there is this very bad tendency of directors taking up writing credits because they were involved in the process. And she was like, कि being a director, you will be involved in each and every department. absolutely true. Yeah. बट आप कभी जाके डीओपी का क्रेडिट नहीं लेते, आप कभी जाके प्रोडक्शन का क्रेडिट नहीं लेते, आप कभी नहीं लेते. लेकिन राइटिंग का क्रेडिट सबको लेना होता है. हैव यू गाइस फेस्ड सिमिलर सिचुएशंस? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? Yeah, of course we face similar situations यार. मतलब वो जनरली ऐसा होता है ना कि जब राइटर के साथ काम हो रहा होता है, I'll tell you the reason behind it. When the writer is working on a script, only writer and director are involved. Till the actor is also cast. Who's narrating? The writer is narrating. Director is not narrating. Director has a body of work to show कि मैंने ऐसा कुछ दे दिया. चलो नया डायरेक्टर है तो भी the writer is only narrating. करेक्ट. तो ऑब्वियसली वो इनसिक्योर होगा ही ना. मतलब कि अरे यार तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सेट तक कुछ नहीं करूंगा. मतलब सेट पे जाने तक तो एक्टर सोचेंगे कि ये सब कुछ कर रहा है. So this is a very very basic human, I feel it's a very human thing to एब्सोल्युटली be jealous of a writer. तो जेलस ऑफ राइटर. एंड लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप जो आप बोल रहे हो कि क्रेडिट ले लेना, ये टिपिकली इसलिए होता है बिकॉज डायरेक्टर को लगता है अरे यार मैंने भी तो इनपुट दिया, पर आपने तो कॉस्ट्यूम में भी इनपुट दिया, आपने तो प्रोडक्शन डिजाइन में भी दिया. शॉट लेकिन भी आपने डीओपी का आप ही ने बताया. लेकिन क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक फिल्म के बारे में उसकी सबसे इंटेलिजेंट चीज स्क्रिप्ट है, तो मैं जैसे ही मेरा नाम स्क्रीन प्ले में आ गया ना, मैं हो गया वो डायरेक्टर जो अपनी स्क्रिप्ट जानता है. हाँ. तो आपकी वो एक कोर नीड हो गई वहां पर, और उस कोर नीड के साथ आपने एक्ट किया ऑन दिस. आपने भले ही ये नहीं सोचा कि आप डाइल्यूट करें उस राइटर का क्रेडिट, क्योंकि ये पूरी सोच उसकी थी. अगर सपोज कोई, जैसे हमारे पास अक्सर ये होता है कि कोई कॉन्सेप्ट लेके आता है कि मेरा एक कॉन्सेप्ट है यार, इस पर लिख दो, तो आप कॉन्सेप्ट का क्रेडिट लीजिए, लेकिन आप मेरे स्क्रीन प्ले डायलॉग में क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? बाय गिविंग 2 इनपुट्स. वो तो साथ बैठे एडी ने भी दिया, वो तो सामने जो प्रोडक्शन डिजाइनर था उसने भी एक अच्छा आइडिया दे दिया. मैं सबका दो. दैट इज ऐसे भी क्रेडिट देखे हमने तो फिल्म के अंदर कि रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सो एंड सो, स्टोरी बाय समवन, स्क्रीन प्ले बाय समवन, डायलॉग बाय समवन. भाई तुमने क्या राइट किया? हाँ, ये मेरा सवाल रहेगा उन लोगों के लिए जो राइटिंग का क्रेडिट इतनी ब्यूटीफुली लेते हैं. ये सबसे बुरा लगता है. Of course यार लगेगा ही ना. मतलब it's like your writing as it is like chopping your body parts and putting into one page, blank page. Or they grow up, grow again, grow back again once I आप would थोड़े आगे जाते say हो. don't ever ask a writer again. बुरा लगता है क्यों? उसके डीएनए में बुरा उसके लगता है. DNA में Yeah, yeah. ये स्टेटमेंट उस बुरा लगता है. बहुत बहुत वैसा सवाल है कि बेटा खाना खाया तुमने, Correct. तो वैसे वाली बात है कि हाँ यहाँ पे बहुत कुछ होता है जो कि बुरा लगता है, बट इवेंचुअली यू गेट यूज्ड टू इट, यू मूव बियॉन्ड इट. आप कोशिश करते हो कि इसके ऊपर राइज करते हैं यार, क्योंकि ये लोग तो यही करने वाले हैं. इट्स नॉट लाइक कि आज कनिका कुछ बोल देगी, हम कुछ बोल देंगे तो ये लोग सुधर जाएंगे. हाँ. Also luckily for a writer ना, the pain is a weapon. Luckily. मतलब वो God has created it that way. अगर ऐसा नहीं होता ना तो we wouldn't have enjoyed this pain. Yeah. And made it into another success story later. So Because you guys mentioned about fads, and you guys are very successful lyricists also. अभी ना एक ट्रेंड बन गया है. I'm sure you must be hearing it every day कि
like everything, whether it is music, whether it is lyrics, everything is written now for algorithm and for chasing Instagram reels. वो कोर एसेंस जो था ना कि एक इंसान बैठ के कुछ सोचता था, लिखता था, अभी ब्रीफ वैसे नहीं होते. अभी ब्रीफ लाइक अगर आप कोरियोग्राफी देखोगे तो कोरियोग्राफी भी वैसा होता है जो वर्टिकल फॉर्मेट में फिट हो जाए. सो अ लॉट ऑफ आवर क्राफ्ट आई फील इज गेटिंग लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस सडन चेंज इन द डायनामिक कि हाँ मतलब दिमाग में सिर्फ रील्स ही घूमता रहता है. एंड आई फील दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बॉलीवुड हैज ऑल्सो लॉस्ट अ लॉट ऑफ इट्स reputation of producing good films because good music is not coming out. Right. Like right now we are having this conversation and Sayyara is making such a splash, like hardly any promotions, new actors. Absolutely. But just because the director was allowed to make the film that he wanted, the conviction was there, and music plays such an important role that now it is, a blockbuster. So what do you think about this change in the dynamic of how music is made, and how do you think change can come into it? Right. Yeah, adapting to newer technologies, vertical format, it's only a technical aspect. Like AI, अभी कल को AI भी आ जाएगा तब AI से लिखे में गाने भी लिखे जाएंगे, म्यूजिक भी बनेगा. But what we feel is instead of going behind trends, ना that's what we lack as an industry. We should set trends. Like if today Punjabi is working, तो आप पंजाबी कर दो, थोड़ा सा पंजाबी डाल देते हैं गाने में. और तो ना ये वाला पार्ट रील पे चल जाएगा. ये सब बहुत होता है हमारे साथ. बट हम लोग ना आई वुड से वी आर लकी इनफ टू चूज लिरिकल प्रोजेक्ट्स बिकॉज वी आर ऑल्सो स्क्रीन राइटर्स. तो हमारा घर स्क्रीन राइटिंग से चलता है और लिरिकली हम लोग वो करते हैं जो हमको सेटिस्फैक्शन देता है. सो वी डोंट पिक अप सच प्रोजेक्ट्स ओनली कि ये थोड़ा सा एक गाना माना तो हिट गाना लिख के दो, वहीं पे हम रिजेक्ट कर देते हैं. हम ये हमें नहीं पता भाई हिट गाना क्या होता है. हिट गाना क्या होता है एग्जैक्टली वो तो जनता डिसाइड करेगी ना, तू कैसे डिसाइड कर रहा है पहले. तो या सो दैट्स हाउ वी चूज कि हम ये नहीं करते यार, इस रास्ते में नहीं जाते. लाइक व्हेन वी वर मेकिंग दिस सॉन्ग हर हर गंगे व्हिच रिसेंटली वेंट वायरल बिकॉज ऑफ कुंभ मेला, you won't believe how it was done. Like we went to a place in Karjat, we have a writing house there and we generally write from there. तो वहाँ पे ऐसे रात में बैठ के सचेत परंपरा, both me and गरिमा, we just wrote couple of, हमने बोला इसको ना दोहे के फॉर्मेट में रखते हैं कि करम जिसे पुकारे वो पहुंचे गंगा किनारे. ऐसे ही आप देखोगे कोई लाइन रिपीट नहीं होती. सो दोहे के फॉर्मेट में लिखते हैं, कभी गाना ऐसा हुआ नहीं. दैट वाज द आइडिया, नॉट जस्ट कि ये तो सिचुएशन में तो हमको पता ही था कि बत्ती गुल में जाता था वो, बिकॉज इट्स फिल्म बेस्ड इन देहरादून ऋषिकेश, तो वो गंगा वहां रूट में है. प्रोग्राम नहीं था कि 7 साल बाद वायरल करेंगे इसको. हाँ अब देखो प्लान नहीं किया ना, वर्टिकल शूट किया, बट हुआ ना कुंभ में. मतलब ऐसा कोई नहीं था जिसने वो गाना नहीं लगाया. And of course we faced opposition from the company also, from people working on the film also कि अरे यार this is religious. I mean so what? वो भी एक है ना, रोमांटिक भी है तो क्या हुआ, religious भी एक है. And what is religion? Ganga is not a religion, it's a cult. Absolutely. एक बार मेरे को आपके उस सवाल पे वापस आना है कि सैयारा का एग्जांपल लेते हैं. सैयारा के साथ एक बहुत खूबसूरत चीज पता है क्या है? ऐसा नहीं है कि वो इंस्टाग्राम पे उसकी पब्लिसिटी नहीं हुई. उस पिक्चर के प्रोड्यूसर मिस्टर आदित्य चोपड़ा और अक्षय विद्वानी, पूरी वायरफ की टीम इतने कन्विक्शन के साथ अपने प्रोडक्ट में बिलीव करती थी कि उन लोगों ने रील्स में उसको बहुत अच्छे से सीड इन किया. तो ये होना चाहिए गानों के साथ. क्या है कि एक होता है कि गाने रील्स के लिए लिखना, एक होता है गानों को रील्स पे केटर करना एक तरीके से. तो गाने आप अपनी पिक्चर में भी वैसे ही डालोगे, सब लोग करते हैं, लेकिन उस बिलीव के साथ जैसे उन्होंने किया ना कि आप इंस्टाग्राम खोल रही, यू कांट एस्केप सैयारा, ऐसा कर दिया उन्होंने आपके लिए. सो दैट वाज ब्रिलियंट, एंड आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ कमिटमेंट एंड कन्विक्शन यू नीड फ्रॉम अ प्रोड्यूसर. बाकी तो हमको जैसा सिड ने बोला वो चॉइस है कि हम जरूरी नहीं है कि आपके लिए गाने लिखें. अगर आप कह रहे हो कि हिट गाना लिख के दो या रील्स में चलना चाहिए, सो वी आर एबल टू चूज एंड वी आर डूइंग सम वेरी गुड वर्क. अभी धड़क 2 में हमारा एक गाना आने वाला है जो कि फिल्म की कहानी को सॉर्ट ऑफ बयां करता है. सो वी आर प्राउड कि हम कम काम करते हैं लिरिक्स का, लेकिन अच्छा काम करते हैं. I think आपका ना ये टेंडेंसी भी है, like a lot of projects that you work on, because I remember even for Ram Leela, Lahumu Lag Gaya is the bang on essence of what Romeo Juliet is, right? Like I also remember तब तो खैर मैं I was very new to Bombay when the film came out and I was having a conversation and the person said कि ये जो गाना है ना, ये जो पूरा sequence है, ये पूरा exact Romeo Juliet है. Like there is no deviation from that. And there is a very funny theory. I don't know if you guys know about this. Okay, you can choose not to answer it also. But
if I am not wrong, so of course Lahu Mool Lag Gaya is there, then Lal Ishq is there, which is very popular. Ang Laga De is very popular, and Right. it's very sensuous. In Bajirao Mastani, Mohe Rang Do Lal is also written by you, right? Right. So there is a theory on the internet, on Reddit, okay, that the song is actually the person asking the other person to take their virginity away. So was that Yeah. the thought? No, not For not which while- song particularly? For Mohe Rang Mohe Rang Do Mohe Rang Lal. Do Lal. Because the lyrics, exactly, like if we start repeating the lyrics, that's what it sort of Oh my translates God. to. Yeah. Wow. I'll tell you the analogy in Ang Laga De Re. That was a thought that we wrote कि वो उजली कोरी प्रीत पे तू सतरंग चढ़ा दे रे. There is a line in that. So वो कोरस में आता है. That was the thought behind it कि लीला is a virgin. She dies a virgin in the end. तो उसके ऊपर था वो थॉट, बट नॉट इन मोहे रंग दो लाल, बिकॉज मोहे रंग दो लाल इज अ वेरी कल्ट क्लासिक ट्रेडिशनल लाइन. वो लाइन हमने नहीं लिखी है, मतलब वो तो एक वो चलता ट्रेडिशन चला आ रहा है. मोहे रंग दो लाल हम कहते, मतलब आप ये चीज अपने खुदा से कह रहे हो सकते हो. सो वो ही बड़े पायस जोन की चीज है. आई डोंट नो ये कैसे इंटरप्रेट किया किसी ने, बट मैं तो कहूंगी कि शायद हमारे गानों में जब आपने बोला तो मुझे लगा हम लाल शब्द का बड़ा यूज करते हैं, तो शायद हो सकता है उससे लोगों ने ये इंटरप्रेट किया होगी, मे बी लाल मीन्स दैट ओनली. नहीं, सो अगर आप लिरिक्स देखो तो इट गोज लाइक मोहे रंग दो लाल नंद के, आई माइट बी मिस्टेकिंग, करेक्ट मी प्लीज, बट हाँ, नंद के लाल छेड़ो ना ही बस मुझे रंग दो लाल, है ना. एंड देन इट कंटिन्यूज आल्सो लाइक मरोरी कलाई मोरी, है ना, चुई छटकारी. सो इट इज बेसिकली लाइक इट्स प्लेफुल. यस. yeah, there's a, I'll send you the link also, like the proper description है कि this is like foreplay and full description And वहाँ it's पे. amazing, how people sometimes consume a song and how they interpret it. Correct. I think that is the beauty of creating something. कि आपने जैसे अभी सतरंगा के भी हमको बड़े ऐसे अजीब इंटरप्रिटेशंस मिलते हैं कि वो पीपल के धागे क्या है, तो बड़ा मजा आता है एक्चुअली ये सब सुनने. Because you mentioned Satranga, like I was going to come to it later, but now that you mentioned, when I first heard the song, of course it's such a beautiful song and the lyrics. Thank so when I first heard the lines also, na कि आधा तेरा इश्क आधा मेरा जिससे हो पूरा चंद्रमा. So there is this very famous anecdote of Amrita Pritam. Okay, so there is this anecdote जहाँ पे अमृता प्रीतम के पास कुछ मीडिया पर्सन्स गए और उन्होंने कहा कि मैम ये कैसी बात हुई कि आप इश्क तो आपका साहिर है लेकिन आप रहते इमरोज के साथ हो, तो ये कैसी बात हुई. तो उन्होंने ऐसे मुस्कुराते हुए कहा कि सही बात है, क्योंकि साहिर मेरे लिए आसमान है लेकिन इमरोज मेरे घर की छत है. क्या बात है यार. And Goosebumps, आपने बोला तो मेरे को goosebumps. exactly same Beautiful. so it was so beautiful, and that was the kind of essence that I got when I first read those lines. Of course I was going to ask you later, but would you like to tell us the story of Satranga? Yeah, would love to tell you the story of Satranga actually. So मैं तो एक पॉइंट तक लेके जाऊंगी, उसके आगे सिड बताएगा. तो जब शुरू में ये धुन श्रेयस ने बनाई, उसने हमको ये धुन भेजी और हम लोग, मुझे याद है बॉम्बे के ट्रैफिक में किसी गाड़ी, हम लोग अक्सर गाने गाड़ी में बहुत लिखते हैं, ठीक है, तो हम शायद अंधेरी Unlike what people will think कि ये तो बैठे होंगे कहीं पहाड़ पे. I think सारे राइटर्स का ही वैसा है. मस्त ट्रैफिक और साइड में अपना हॉर्न्स चल रहे हैं और एक उसने धुन भेजी. कभी कभी कोई धुन ऐसी होती है कि आप एकदम उससे कनेक्ट कर जाते हो. तो जब ये धुन आई तो हम लोग गाड़ी में बैठ के हमने कहा यार इस पे ये वर्ड ट्राई करते हैं, ये नया लग रहा है. हम दोनों की कंसल्टेशन में एक सतरंगा वर्ड हमें आया कि इसका हुक सतरंगा होगा. और हमने थॉट, कोई ब्रीफ नहीं था. बेस्ट पार्ट होता है जब कोई ब्रीफ नहीं होता, तो आप खुल के लिख सकते हो, है ना. तो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, ये गाड़ी में क्रैक हो गई थी बात. अब इसके आगे की जो धुन थी, ये तो पहले, उसके पहले की जो धुन थी आधा तेरा इश्क आधा, जहाँ से गाना शुरू होता है, वो हम लोगों ने बैठ के अपने ऑफिस में शायद छत पे क्रैक किया होगा, जितना मुझे याद है. think so. और फिर ये बन गया. अब हमने किसी एक प्रोडक्शन हाउस में पहले उसको भेजा, जैसा कि होता है. तो उस प्रोडक्शन हाउस के बंदे ने एक जवाब दिया कि आई लाइक इट बट आई डोंट लव इट, एंड आई एम सो थैंकफुल टू दिस पर्सन. क्लासिक आंसर. क्लासिक आंसर्स बहुत सारे हैं. वी लेट यू नो, ये तो है ही, है ना. इट्स अ लिटिल, इट्स टू करेक्ट फॉर द ब्रीफ, ये भी एक है. हाँ, इट्स टू करेक्ट फॉर द ब्रीफ. बोले ये क्या होता है, ये नया है यार, ये नया है. अभी आजकल नया है कि भारत के लिए लिखो, इंडिया के लिए नहीं, भारत के लिए लिखो. वाह, सोचो, समझो, ये सब आप समझते हो. पर समझ में आएगा नहीं आपको, हम भारत के लिए लिखेंगे तो खैर ये हुआ. अब हम लोग ने एक पार्टी हो रही है सिद्धार्थ के घर पे, दिवाली पार्टी थी. और संदीप वांगा बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, मतलब कबीर सिंह पे हमने डायलॉग किया था, उसके बाद से हमारी बहुत चीज़ों पे कमाल की बॉन्डिंग है. राइट. तो वो आए हुए थे और श्रेयस भी आया हुआ था. श्रेयस एकदम मूड में आ गया, क्योंकि म्यूजिशियंस का ये है कि कुछ नया बनाया है तो कहीं पे भी एक गाना शुरू कर दो. तो बालकनी में बैठ के उसने अचानक से सतरंगा बिना गिटार के गाना शुरू किया.
तो संदीप रेड्डी वांगा बीइंग द पर्सन एंड द रिसेप्टर दैट ही इज, अच्छे हिंदी डायरेक्टर्स के अंदर ये ताकत नहीं है म्यूजिक और लिरिक को पहचानने की जो उनके अंदर है. मैं मतलब उनकी फैन हूँ इस चीज़ के लिए. ही हर्ड इट, ही सेड विल यू सिंग दिस ऑन अ गिटार फॉर मी. सो वो नीचे गाड़ी में जाके फटाफट गिटार निकाल के लाया और उसने गिटार पे ये गाना बजाया उनके लिए. He absolutely was mesmerized. Yeah. He loved He was it. like एक बार और गाना, एक बार और गाना, ऐसे करते करते 4-5 बार तो उसने वहाँ पे सुन लिया. Okay. And then he told us, then he told us, हम लोग उसके बाद follow up हमने कुछ नहीं किया. This I'm taking बोला. कहा ठीक है. फिर एक हफ्ता चला गया I think उसके बाद. Then he called one day and said कि I want to use that song. आके ना ऑफिस में एक बार एक सिटिंग कर लेते हैं. That's when he told us कि वो situation is on, he was imagining on करवा चौथ. Yeah. उससे पहले वो सब लिख चुके थे, हम आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा. हमें नहीं पता था कि ही इज थिंकिंग अबाउट दैट सिचुएशन. Correct. Right. बट द अंतरा वाज रिटन ऑन हिज सिचुएशन. अंतरा उनके सिचुएशन पे था कि रणबीर, इट्स एक्चुअली एन अपॉलॉजी, राइट? ही इज सेइंग कि मतलब मेरे से ये हुआ. हाँ. और वो बोलते हैं ना कि सारा कुछ करके आगे रणवीर जी एंड में जोगी बन गया. जोगी में और गंगा है ये इश्क. तो मैं साइड में बैठा रहूंगा, ये गंगा बहती रहेगी. यू नो, तो वो बहुत ब्यूटीफुली इंटरप्रेट किया था उन्होंने. तो फिर हमने अंतरे में माथे से लगा लूं हाथ छू के मैं पैर तेरे. तो ये जो बात है कि एक ये हुआ नहीं है कि एक आदमी ऐसे अपॉलॉजी मांग रहा हो एक औरत से, ये बात बहुत खूबसूरत थी. और हमने उसको वैसे, क्योंकि उन्होंने हमको शुरू का एक सीन बताया था अपनी फिल्म का कि जिसमें रणबीर रश्मिका का पैर टच कर रहा है और she says ना कि मेरे को तो पता भी नहीं चला कि you were touching my. तो हमने गाने में घुमा के ऐसा लिखा उस सिचुएशन को लेके, तो उन्होंने शूट ऐसे किया. तो कई बार चीजें इतनी ब्यूटीफुली दे कम टुगेदर ना, इट्स नॉट प्लान्ड एंड इट हैपेंस. Yeah, and you know you spoke about Mr. Wanga, and you know I think two directors that you know have impacted our lives. Yeah. Mr. Bhansali, and we cannot not talk about Mr. Wanga because just like Mr. Bhansali, even Mr. Wanga is very obsessed with how he wants things, right? He's a fireball. Exactly. And you guys spoke about the first experience that you had with Bhansali. We cannot not talk about your first experience with Mr. Wanga. Like when was the first time you met, and was there a moment, like maybe not the first time but later on, when you as individuals understood the genius that Mr. Wanga is, like as a director. होता है ना कभी कभार आपको पता भी होता है, लेकिन तभी he was very new because he made just one film, I think, if I'm not mistaken. So हिंदी space में तो बड़े नए थे. So what was your first experience with him, and then what was that one moment when you felt, wow, this guy is a real genius? I'll be honest with you, मेरे लिए वो फर्स्ट मोमेंट तब था जब मैंने अर्जुन रेड्डी देखी. मेरे लिए भी एक्चुअली. मुझे तो मतलब मुझे याद है कि बहुत टाइम बाद एक लव स्टोरी देख के रोए हम लोग. तो और ये तो आसानी से रो जाता है, मैं इतनी आसानी से नहीं रोती हूँ. इसको रुलाना आसान. सो यस, सो बेसिकली मैंने रोया वो पिक्चर देख के, और मेरे को लगा यार कौन है ये डायरेक्टर, और इससे तो कभी ना कभी मिलना है. अब एज लक वुड हैव इट, शाहिद आए हमारे पास, शाहिद कपूर, एंड ही सेड कि ऐसे ऐसे एक पिक्चर मैं करने वाला हूँ, रीमेक है, एंड विल यू गाइज लाइक टू मीट द डायरेक्टर. हमने कहा हाँ यार, हमें तो बहुत पसंद है वो पिक्चर, मिलते हैं. तो हम जब पहली बार मिले तो of course Sandeep doesn't come across as a very intimidating person. He's very mild and wonderful. Unlike what people believe. बिल्कुल एक अलग परसेप्शन है उनका. तो पर मैं बताऊं विशाल, फर्स्ट मीटिंग में ही एक बॉन्ड हो गया था उनके साथ में. ऑफ कोर्स सिड तेलुगु बोलता है तो ये अलग बात है, बट वो जरूरी नहीं है. उनकी जो फियरलेसनेस और ऑनेस्टी है ना एज अ फिल्म मेकर, दैट हिट इट ऑफ ब्यूटिफुली विद हाउ वी आर एज पीपल. टू इमेजिन अ मोमेंट वेयर ही इज सेइंग, सिटिंग इन अ house, empty house, there is a dog and he's saying Preeti. Can you believe what a filmmaker can create out of that moment only? I mean, you need to be a visionary to create that kind of, और इतना ज़्यादा personal moment होना चाहिए कि वो मैं उसको सिनेमा में दिखा सकूं. अगर personal भी रहा हो तो भी सिनेमा में नहीं दिखा सकते कितने लोग यार, जिस तरह से वो. So I mean that these are the moments that touched us more because he imagines cinema in everyday life. हाँ, he's got that gift. जैसे मोमेंट संदीप वांगा क्रिएट करते हैं ना, वो बहुत कम फिल्म मेकर्स कर सकते हैं. लोगों की इंस्पिरेशन आती है दूसरी फिल्में देख के, वो करके. संदीप वांगा एक हमारे घर में जो हाउस हेल्प आती है उसके साथ में एक सीन क्रिएट कर सकते हैं. ये उनकी लेजेंडरी सीन, कमाल की ताकत है. ये लोगों को हंसा सकते हैं, और वो वो फ्लॉड कैरेक्टर्स की फिल्में बनाते हैं. लेकिन मुझे आज तक, मैं बता रही हूँ, अब तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब वो दोस्त नहीं थे, जब मैंने उनकी एज अ फैन फिल्म देखी थी अर्जुन रेड्डी, तभी से मुझे लगता था कि कमाल के फिल्म मेकर है. मुझे कुछ ऑफेंड नहीं किया, पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि वो सेंसिबिलिटी, मास सेंसिबिलिटी है जो वो करते हैं क्रिएट. ही इज नॉट आस्किंग यू टू गो एंड बीट अप योर गर्लफ्रेंड. ही इज सेइंग प्यार में ऐसे एक लव स्टोरी में ऐसा हुआ था, आप ये देखो.
देवदास में जर्नी ऑफ अ तो कैरेक्टर। इट्स अ जर्नी ऑफ अ हाँ, कैरेक्टर। देवदास में तो देवदास या- में तो देवदास ने उठा के पारो के सर पे वो हार दे मारा था कि बिल्कुल, तू मेरी निशानी बिल्कुल। लेकर जा। Yeah, yeah, तब नहीं कोई चिल्लाया मिसोजिनी के बारे में, That was लेकिन poetic. Yeah, that was poetic. poetic and that मैं- was also based rooted in literature. no? या लिटरेचर में आपके है, और मैं कह रही हूँ ठीक है इस देश में बहुत कुछ गलत होता है, बट फिल्में आपको मॉरल साइंस का लेक्चर देने के लिए नहीं है। तो उस फिल्म मेकर को उस चीज में बांधना विल बी रॉन्ग, एंड आई एम ग्लैड कि दीस थिंग्स हैव नॉट अफेक्टेड हिम। Yeah, वो जो बनाना चाहते हैं वो बनाते हैं। प्लस उनकी बेबाकी, वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से वो फियरलेसली लोगों को, मतलब ऐसा लगा मुझे उस सिटकॉम से मिलके कि अरे वाह यार ये सब चीजें तो हमें बोलनी थी, हमें वॉइस मिल गई। And I think in contemporary time also, he is one of the directors जिन्होंने सारे rules तोड़े. Like every rule of filmmaking, जैसा एक रहता है ना कि नहीं आप यहाँ पे edit नहीं कर सकते, Correct. आप ये scene ऐसे नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. I think Duration he has- 3 घंटा नहीं हो सकता। Exactly. I think everything he has thrown out of the Yes, window. yes. Like what should be an interval. मतलब popular notion से तो वो दूर ही रहते हैं. 100%. Do you think there is like this kind of snobbishness that exists in the industry which जैसे कि हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ये बैंड्रा जुहू टाउन का जो एक कल्ट बना हुआ है, बिकॉज लाइक अनुराग कश्यप also said that most people in our industry cannot make films without reference. Like they need to have some kind of reference, उस पे वो पिक्चर बना पाते हैं, खुद से कुछ बना नहीं See, पाते. there are two kinds of directors or writers, I feel. One who are inspired by cinema, one who are inspired by life. हमारे यहाँ पे लाइफ से इंस्पायर्ड राइटर और डायरेक्टर्स बहुत कम रह गए, और यहाँ पे ना what I feel, what that is why we are in a state where we are right now is Bollywood में लोग ना they go by like they don't have conviction as a director, writer director कि चलेगा ना कोई भी 2 गाने दे दो, म्यूजिक कंपनी से 4 गाने आएंगे, मैं अपनी फिल्म में डाल दूंगा, गाने तो हिट होंगे। ये अगर आपका कन्विक्शन रह गया है ना फिल्म मेकिंग में, तो आप छोड़ दो, आप रिटायर हो जाओ, आप गार्डनिंग करो, आप घर में जाके कहीं किसी के काम कर लो, अच्छे से कुछ लाइटिंग वाइटिंग कर लो, कुछ करो लाइफ में, पर फिल्में बनाना छोड़ दो भाई। That is what I feel, the conviction part is what is lacking. Yeah. और बहुत सारे मैंडेट्स हैं विशाल, जैसे कि अब क्या है, आज लव स्टोरी, आज सैयारा चल रही है ना, अब आप देखो क्या होता है। अब there will be a इतने सारे लव स्टोरी के flood ब्रीफ्स of- आने वाले हैं हमारे पास में कि पूछो मत, और हमसे भी कहा जाएगा अच्छा आपको डायरेक्ट करनी है तो आप एक लव स्टोरी क्यों नहीं करते। तो वो तो एक बहुत ही कोर का मामला है कि आपको कोर से आपके अंदर से जो कहानी आ रही है आप तो वही कहना चाहोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल जब हमने जिस साल में टॉयलेट प्रेम कथा माउंट करी, टॉयलेट प्रेम कथा को बनने में 4 साल लग गए, कमीशन होके बनने में टोटल, क्योंकि कोई बिलीव नहीं करता था कि एक एंटरटेनिंग फिल्म बन सकती। लोग यार सिदागर में डॉक्यूमेंट्री बनेगी, हमने कहा यार ये ऐसा पोटेंट मटेरियल है ना, तुमको मालूम नहीं है। तो उसका कॉन्सेप्ट से लेके एग्जीक्यूशन तक सब कुछ हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि हमने किया, हमारा है, और किसी और का नहीं है। उसके गाने हम लोगों ने बचाए फ्रॉम बीइंग पॉपुलर मास नंबर्स रादर देन थिंग्स दैट वुड नॉट गिव यू अ लू ब्रेक। तो इफ यू सी द सॉन्ग्स आर कंप्लीटली विद द फिल्म। सिंपल गाने हैं, जग में ना इश्क से बड़ा बखेड़ा, हम बखेड़ा शब्द बोलते हैं उस फिल्म के अंदर क्योंकि वो है मथुरा का शब्द। तो ये वाली बातें करने के लिए आपको एक कुछ नॉर्म्स को तोड़ना पड़ता है। करेक्ट। सो नॉर्म्स को तोड़ने वाले लोग कुछ क्रिएट कर जाते हैं। मैं पता नहीं खुद को उस गिनती में गिन सकती हूँ कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली संदीप रेड्डी वांगा, संजय लीला बंसाली, ये लोग उसमें आते हैं जहाँ पे ये नॉर्म्स को तोड़ते हैं। राइट। तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो सिनेमा पुश नहीं होगा। Also it is a medium, it's an artistic medium ना, इसमें क्या नॉर्म्स यार, वो तो हमारे यहाँ पे जिनको कन्विक्शन नहीं होती है, जैसे अगेन आई एम कमिंग बैक टू कन्विक्शन, इज बिकॉज नहीं होती है, तो फिर आप बोलते हो कि अरे देखो ये चला है तो मैं यही करता हूँ। 3 hour long film has worked, let's make. ये आप रेफरेंस ही लेके देखना है तो फिर छोड़ दो यार। मतलब आप यू गो ऑर्गेनिक विद द स्टोरी ना, organic with your music should be organic to the film should be organic to your intrinsic nature, at least as a filmmaker, because you are the most in the film, more than the actor, more than the producer. Director is more in the film, right? Yeah, absolutely. मतलब आप नजर आने चाहिए अपनी फिल्म के अंदर, चाहे आपने वो लिखी हो या डायरेक्ट की हो। Where are you? Where is your personality? तो वो बहुत जरूरी है। वो डायरेक्टर क्या हो जाता है कि अगर प्रोड्यूसर के बहुत सारे मैंडेट, जैसा आपने कहा ना, इंटरवल यहाँ करो, गाने ऐसे डालो, इस सब मैंडेट में डायरेक्टर तो बेचारा लॉस्ट ही हो गया। Correct. और बाकी तो छोड़ ही दो। तो वो वैसे तो हम नहीं काम कर सकते, मुझे लगता है। Do you think Mr. Vanga is very misunderstood in that sense? Because आपका personal experience रहा है उनके साथ काम करने का, and I think a lot of people form opinion randomly on the basis of what they see on the internet, Right. Yeah. And because I have also had like few opportunities to interact with him very briefly, and he comes across as a very different person, from what people would like to believe.
सो येस आई वुड लाइक टू से ही इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन. उनकी बोली हुई एक बात को पता नहीं क्या बना दिया जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग PR कैंपेन्स हैं. वेरी रिसेंटली अ डिबेट स्टार्टेड अबाउट यू नो समथिंग विच ही डिड नॉट, जो कि उनकी सबसे छोटी बात थी एक्चुअली. इसमें बड़ा मुद्दा ये था कि अगर कोई एक्टर को पूरे कन्विक्शन से आपकी फिल्म करनी है तो वो बिना किसी शर्त के आपके प्रोजेक्ट पे आए. ये बातें तो बाहर आनी भी नहीं चाहिए एक्चुअली. ये तो डायरेक्टर एक्टर के बीच की अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, है ना. बट वो बातें बाहर आई और इनफैक्ट कई बार ये कमिटमेंट होता है एक्टर का कि मैंने आपको एक कहानी सुनाई और वेदर नॉट यू डू इट, यू विल नॉट स्पीक अबाउट इट इन द मीडिया. इट्स अ गिवन थिंग. दैट नॉर्म, दैट रूल वाज फ्लाउटेड. बट एट द जो बेयर कर रहा है उस ब्रंट को वो संदीप रेड्डी वांगा है, क्योंकि लोगों ने इसको डिबेट में कन्वर्ट कर दिया है अबाउट द स्मॉलेस्ट थिंग विच इज द 8-hour वर्क वीक. अरे कौन बोल रहा है? आई डोंट थिंक एनिमल, कबीर, अर्जुन के किसी भी एक्टर या किसी भी और डिपार्टमेंट को ये शिकायत हो सकती है कि उन्होंने ज़्यादा काम करवाया. सबने जितना काम होता है उतना किया. Nobody was pushed. It's not like कि कोई टायरेनिकल regime चल रहा है यहाँ पे और शाहजहां कह रहे हैं कि ताजमहल तो एक ही दिन में बनेगा. ऐसा नहीं हो रहा था. बट ये एक बेकार का डिबेट शुरू हो गया है सोशल मीडिया पे. सो आप सोच रहे हो ना कि कितना मिसअंडरस्टूड इंसान है. एक चीज़ बोलता है उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, यू नो. And most of the opinion is also not made on what he says. अगर आप देखोगे ना, It's most of only the on his opinion work. on his work, जो कि fictional है. Yeah. I mean it's so ridiculous that आपने fiction में कहानी बताई और वहाँ पे किरदार कुछ कर रहे हैं और उसका ब्रांड जो Burden है आपके ऊपर आ रहा है. मतलब it's very weird. In India, you cannot separate an art from its Exactly. artist. Yeah, Exactly. which is the core of a basic educated society. और वो सोसाइटी सैडली हमारी इंडस्ट्री ही है. Yeah. Forget the audience. Audience is not judging. Correct. Correct. It's the industry audience, industry people who are judging him. He is a misogynist. They are putting him into a category. Correct. Correct. अरे भाई छोड़ दो ना, वो तो फिल्म है. भूल जाओ, देखो, एंजॉय करो, पॉपकॉर्न खाओ, घर जाओ यार. हाँ, मतलब वो मॉरल साइंस का क्लास नहीं है. वो नहीं कह रहा है. और मुझे किसी ने बड़ी रिसेंटली बोला कि एनिमल में भी, तो मैंने कहा कहाँ, एनिमल में कहाँ लग गई मिसोजिनी? वो लड़की कितनी स्ट्रांग है और कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, यू नो. आई मीन एंड में वो छोड़ के भी चली जाती है. बहुत चीजें उसको, बहुत कमाल के सीन्स मिले मेरे हिसाब से. रश्मिका का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस था. इवन दैट होल करवा चौथ सीन जो सतरंगा के साथ में आता है, वी आर नॉट सेइंग दिस बिकॉज उसमें हमारा गाना है, संदीप वांगा दोस्त है. मैं एक प्योरली क्रिएटिव प्रोडक्ट के हिसाब से बात करूं तो बहुत कमाल के सीन्स होते हैं जो हमने पहले नहीं देखे हुए. उसके बारे में कोई नहीं बोलता. शॉट टेकिंग बहुत कमाल होती है. जिस तरीके से वो लाइट को यूज करते हैं अक्सर अपने कैरेक्टर्स के बीच में, उनके पीछे से लाइट निकल रही होती है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता. You know, both Mr. Vanga and Mr. Bhansali, one thing common that I find between both of them is their music is always super hit. है ना? I don't think both of them had any like bad albums. What in your experience has been the difference between the approach that Mr. Bhansali takes to music and Mr. Vanga takes? यार फॉर इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एक्चुअली. अच्छा. हाँ, क्योंकि एक मतलब हमने कहीं पहले भी बात किया है इस बारे में कि संदीप रेड्डी वांगा इज अ क्लोज अप एंड मिस्टर बंसाली इज अ वाइड शॉट. तो आप समझ सकते हो उनका अप्रोच ही ऐसा नहीं है कि दोनों वो नहीं इधर नहीं कर सकते हैं. ऑफ कोर्स दे डू इट वेरी वेल. लाइक इवन जो किस है कबीर सिंह का, वेयर द बाइक हैज फॉलन एंड द सन इज देयर, इट्स अ ब्यूटीफुल सिनेमैटिक शॉट एंड इट्स नॉट अ क्लोज अप. सो बट हैविंग सेड दैट, वो उनके गानों के अप्रोच में भी वही दिखता है. लाइक संजय सर वुड वांट समथिंग लाइक larger than life, whereas Sandeep Reddy Vanga would prefer something which is rooted in colloquial language but larger than life. So there is, I think the one common thread is the fact that something that is very true to their story. ये जो फिल्म मेकर्स करते हैं ना, उनका म्यूजिक हमेशा ग्रेट होता है. Correct. कि धुन और लिरिक्स दोनों ही सिंक में हो. संजय बंसाली के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीन प्ले का हिस्सा ही हो. उनके ब्रीफ्स टिपिकली आजकल पिछले 1-2 गानों में उन्होंने बोला है कि कोई ब्रीफ मत लो, ऐसे लिखो. बट अदरवाइज वो जनरली पसंद करते हैं इस बात को. पिंगा हमारा एक गाना है उनके साथ. पिंगा इज कम्प्लीटली द स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म. यू नो, मेरे घर आई, वो जो बातें हो रही हैं वो एक्चुअली बिटवीन टू सौतन्स बातें हो रही हैं. इवन दीवानी मस्तानी फॉर दैट. यू नो, सो एवरीथिंग इज वेरी स्क्रीन प्ले ड्रिवन एंड लाइक ही सेड लार्जर देन लाइफ. एंड संदीप रेड्डी वांगा के लिए मतलब मैं तो बोलूँगी कि लिरिक्स पे इतना ध्यान देते हैं उनके पिक्चर में, जबकि वो साउथ से हैं. उनकी हिंदी इतनी अच्छी है. पहली बात तो उन्होंने सारी हिंदी फिल्में देखी हुई हैं. तो मैं और आप जो नहीं जानते वो भी वो जानते हैं. हाँ, सारी मतलब सारी. ऐसी he was talking about some film called Current. Have you seen? NFDC की फिल्म है, सुना भी नहीं, स्मिता पाटिल. It's on the issue of electricity. Right.
तो हमें पता भी नहीं था। लिरिक की डेप्थ वो इतनी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि वो हमारे लिखे हुए गाने में से अक्सर बोलते हैं यार ये तो फिल्म का टाइटल हो सकता है। तो उनको इतना अंडरस्टैंडिंग है। आई थिंक ये एक डायरेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों का म्यूजिक इसलिए ग्रेट है बिकॉज सिंक में है लिरिक और म्यूजिक, अलग नहीं है। You know, since we are talking about directors, both of you also turned directors. Right. Two fabulous films have come out. Starting with Dukaan, did you write the film with the intent of directing it, or did you write the film and direction came in later? And how did you come to this topic? Because of course we also need to talk about Toilet, which we will do after this. Right. But films like Toilet, Dukaan are not very easy conversations to have. Right. Normal conversation maybe it's not a very easy conversation to have. Forget about making a film, because हमारे यहाँ वैसे भी exec culture है, तो exec तो सुन के ही बोलेगा कि नहीं ये क्या picture है, no one will go and watch this film. Correct. Right. So how did that come? So Dukaan is a script that we wrote for ourselves, and we were always clear कि हम लोग direct करेंगे. In fact, there was some I would not name the actor, जिसके साथ contract तक बात चली गई थी, very established, and तो basically she said कि अगर कल को आप लोगों का कुछ हो जाता है issue और किसी के साथ there is a misunderstanding and fallout between you two or we three, तो I will take you out of the film and I'll take your script, I'll get another director. What? So we left the actor and chose another actor over her. Yeah. Although she is a big star. It could have meant the project could have gone A-list, and we were on the verge of signing a contract. But this one condition was not acceptable. तो इतनी दिल से निकली हुई है कि अपने लिए ही करना है, ये हमारी फिल्म है करके. Correct. तो मैं वही बोल रही हूँ कि एक कोई वजह है कि हम लोग जहाँ हैं वहाँ हैं. अच्छा बुरा कुछ भी कह लो. Correct. But ये नहीं होता. सरोगेसी का जैसे गरिमा was telling you earlier कि जैसे हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं एक डायरेक्टर को दे देते हैं. नाउ बच्चा वही पालने वाला है. अब वो बच्चा कैसा निकलेगा, कौन से कॉलेज में जाएगा, हमें नहीं पता. बट बच्चा पैदा तो हमने किया है. सो दैट इज द प्रॉब्लम. सो इसीलिए वो दैट इज द कोर आइडिया वेयर वी गॉट कि दुकान सरोगेसी इज दैट ओनली, कि आप बच्चा पैदा करते हो. अब ऐसा नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको घर में ही बुला के रख लो, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट से कि यू आर नोबडी. एटलीस्ट आपने उसका वूम तो रेंट पे लिया ना, तो अम्बिलिकल कॉर्ड तो वहां जुड़ा हुआ था. Correct. तो एक एक्नॉलेजमेंट व्हिच इज व्हाट even credit for a writer is what we are asking for. ये बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं. Never. उसी कोर में से आता है. 2014 में हमको ये एक्चुअली 2010 से हमने सोचा था कि ऐसा कुछ करना है, जब हम फिल्में लिखते भी नहीं थे. बहुत पहले, मतलब 2010 में हम लोग टेलीविजन किया करते थे. और हमारे पास आज भी एक मेल है जिसमें कि हमने लिखा है यार इस सब्जेक्ट पे ना कभी अपन एक कहानी, एक फिल्म बनाएंगे. होता ना कि आपकी वन ऑफ दोज स्मॉल अंदर कहीं सपना. तो अब जब रामलीला हुई 2011 में, तो हम 2-3 साल तो उसमें बिजी रहे. फिर हमने कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को हवा देनी शुरू की कि चलो यार इसका कुछ करते हैं. और बाकी चीज़ों के लिए तो ऑफ कोर्स यू गेट मनी, यू गेट पेड टू राइट फॉर अदर पीपल, बट व्हेन यू राइट फॉर योरसेल्फ यू हायरिंग योरसेल्फ. आपको वो टाइम देना पड़ता है. तो क्या किया हम लोगों को पता चला यार आनंद नाम की जगह गुजरात में जहाँ पे सरोगेसी होती है. उस टाइम पर तो प्रॉपर्ली होती थी. तो चल देख कर आते हैं क्या है. और हम लोगों ने शायद एक 1 पेज ही लिखा होगा और हम उसके बेसिस पे चले गए गुजरात. अपना ऐसे ही रब रखा कि वहाँ जाके जो डॉक्टर है सरोगेसी की उससे मिले. डॉक्टर नैना पटेल, शी वॉज वेरी हेल्पफुल. उन्होंने अपना पूरा क्लिनिक दिखाया, सरोगेट से मिलाया. हम तो पागल हो गए रियल लाइफ सरोगेट से मिलके. तो उस टाइम पे 2014 में वहाँ पे सरोगेसी हाउसेज हुआ करते थे. तो एक छत के नीचे 50 to 60 प्रेग्नेंट वुमेन वुड बी स्टेइंग. सो वी मेट दोज वुमेन एंड द वन थॉट दैट केम वाज, मतलब हम लोग की तो आंख में आंसू थे उनसे बात करते हुए. जब हम पूछते थे यार आप ये बेबी तो दे दोगे किसी को 9 months, तो बुरा नहीं लगता, पैसे तो कमाते हो, लाइफ बदल जाती है, घर में छत डल जाती है. सो वेरी एक दबी हुई आवाज़ में किसी ने बोला कि बुरा लगता भी है तो क्या कर लेंगे, राइट्स तो है नहीं हमारे पास कोई, कॉन्ट्रैक्ट में तो ये है कि 3 मिनट के अंदर लेके जाएंगे. तो ये थॉट ना हम लोग के सोल में बैठ गया. हमें ऐसा लगा कि यार ये तो हम है, ये लोग जो हैं ये हम हैं. हम अपनी इंडस्ट्री में ऐसे ही अपनी स्क्रिप्ट्स को दे देते हैं कि ठीक है यार पैसे मिल गए ना, अभी तुम लोग ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, हम कुछ भी करेंगे इसके. तो ये थॉट वहाँ से उस एंगर से जन्मा था. और हम बड़े श्योर थे कि ये तो हम अपने लिए लिखेंगे. 2014 से शुरू होके 18 तक लग गया हमें. धीरे धीरे हम स्क्रिप्ट को बनाते रहे, पकाते रहे. बीच में कहीं पिच की, ऑफ कोर्स किसी ने बोला हाँ मैं प्रोड्यूस करूँगा. कोई रियल प्रोड्यूसर कभी उस पर आया ही नहीं. उस दौरान बड़े एक्ट्रेसेस से मिले. एक्ट्रेसेस का ये इशू होता था कि यार हम प्रेग्नेंट प्ले नहीं करना चाहते. तो एक जर्नी से निकली फिल्म. हमने भी बहुत कुछ सीखा इस जर्नी के अंदर, कास्टिंग कैसे होती है इंडस्ट्री में वगैरह सब चीज़ें सीखी. और फाइनली 2021 में वी गॉट अ चांस टू मेक इट विद a bunch of producers who believed in the idea, believed in us. And in fact इसके पीछे एक बहुत मज़ेदार कहानी है, वो सिद्धार्थ बताएगा आपको. So basically
you know, we had very limited funds, of course, because there was no producer. Correct. So we decided we chose Monica over, like I said, the other person. And so उसको select कर लिया because हमको लगता था वो बिल्कुल ही connect करती है script के साथ और वो character में दिख गई हमको. तो फिर then we decided we'll do a photo shoot out of our own money and film का photo shoot किया. And then we had the money to put only one hoarding. So we put up a hoarding in Juhu. Okay. Saying कि ये फिल्म है और उसका आइडिया पेड एंड डिलीवर्ड जूहू सर्कल पे हमने एक होर्डिंग लगाया. सारा मतलब संजय सर का फोन आया, लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड अस फ्रॉम द इंडस्ट्री, इट्स लुकिंग लवली, वो कांग्रेचुलेशंस आपकी फिल्म है. वी डिडंट हैव अ प्रोड्यूसर. द रीजन टू पुट द होर्डिंग, लाइक जैसे होता है ना कि ब्रांड क्यों लगाता है होर्डिंग कि कम से कम फुटफॉल्स आ जाए, तो वो हमको भी चाहिए थे. आप सोचो एक होर्डिंग का पैसा, एक होर्डिंग और एक मिड डे का बैक पेज. या सो इन द नाइट वी गेट अ कॉल सेइंग कि सामने जो सोसाइटी है दे आर क्रिएटिंग एन इशू, दिस इज एन ऑब्सीन होर्डिंग बिकॉज द प्रेग्नेंट बेली इज बेयर. वहां पे कॉन्डम ब्रांड का चलता है उनको एडवर्टाइजिंग, बट ये वाला उनको ऑब्सीन लगा. तो ओवरनाइट द होर्डिंग गॉट इट वाज टेकन डाउन. एंड देन द होर्डिंग वाला कॉल्ड अस कि डोंट वरी, आई विल गिव यू वन मोर डे. मतलब बड़ा तमाशा हुआ. मैं तो बड़ा रोई कि अरे यार इतना एक होर्डिंग का पैसा था वो भी उन्होंने निकाल दिया. हाउ कैन गॉड बी लाइक दिस एंड ऑल दैट, यू नो, यू थिंक कि बड़ा बुरा हो रहा है. एंड देन सो ही सेड कि तब फिर हमको चित्रकूट पे मतलब अंधेरी वाले रोड पे एक मिला. एंड इट वाज बिगर देन दिस बिकॉज द hoarding I was making up for the loss. Yeah. So then we get call from the industry, "Arey, you have rotating hoardings. Yeah, you have so many hoardings in the city. It's all over." Blessing in disguise हो gया. People are That's calling. how we got our producers. Now because it's outside the YRF का lane, everybody who's passed like that hoarding is like the one hoarding that सबने बोला कि उन्होंने देखी है. वो हमारा grand test था उसका. So and people were like, यार producer नहीं है, तुमने सीधा लड़की को hoarding पे डाल दिया. हमने कहा यार इस पागलपन से बनेगी पिक्चर, normally तो बनेगी नहीं. Correct. तो वही हुआ. And then we met Shiga and Amar and of course Wave Band came on board saying that उन्हें लगा फिल्म बन गई है. हमने कहा नहीं बनानी है, अभी तो पोस्टर है. So then of course we went with full conviction और ये full conviction का product है. Do you enjoy, like, out of the 3-4 things that you have done so far, what do you enjoy more, writing, lyrics, or direction? I would say direction. Because everything it comes together then na? For all that we do, because we do so many things, because we write lyrics and we write screenplay dialogue, वो डायरेक्शन पे तो आप उसे फलते हुए देखते हो. तो उससे ऊपर क्या है? Being on set is the most amazing feeling, implementing the stuff that you've done yourself. कुछ lost in translation नहीं है. आप अपनी चीज खुद बना रहे हो, अपना सेट, अपना फ्रेम खुद सेटअप कर रहे हो. That is the best feeling in the world. True, agree. And जावेद साहब ने बोला भी है कि सारे अच्छे राइटर डायरेक्टर बनना पड़ता है उन्हें फोर्सिबली, क्योंकि आप इज्जत तो उन्हें देते नहीं हो, है ना, तो कम से कम बेचारा. हाँ, मतलब that's a great. I always wanted to ask him. I've met him only once or twice, I think. Next time I meet him, I'll ask him. Correct. सर आपने क्यों नहीं डायरेक्ट किया? नहीं, लेकिन हमारे लिए अक्रॉस द बोर्ड सेम है. हम लिरिक्स भी करते हैं, हम डायरेक्शन में, तो अभी इज्जत तो नहीं है. But tell me, how important money is for you when it comes to the craft? Money for the craft? No, like money as an individualistic thing for your work. यार वो तो money, sadly we are living in Kalyug. It's जीने के लिए पैसा तो चाहिए. Correct. So of course and when what we feel is you can work free of cost also. A lot of people do, or half at your rate also. But जो अगर आप अपने उसको rate tag नहीं लगाओगे, nobody will value. कोई value नहीं करेगा. Then it is अरे हाँ ये तो वो भी है ना, साइड में हो जाओ, ऐसा हो जाता है वो. So of course it is very important, but having said that, there is no end to it कि अब मेरे को अब ये है तो यहाँ खुश हूँ, या वो है तो वहाँ खुश हूँ, अब मैं 3 करोड़ लूंगा, अब मैं 4 करोड़ लूंगा, वो तो यार उसका कोई एंड नहीं. I think you for in your head you have to make a boundary saying कि it depends. Yeah, of course. तो each his own हो जाता है वो कि हाँ. मनी इज नॉट द ड्राइविंग फोर्स. कि ऐसा नहीं है कि एक बहुत कमाल का पैसे वाला प्रोजेक्ट है तो हम कुछ ऐसा कर लेंगे जिसमें हमको बिलीफ नहीं है. Correct. Like for example, you cannot make us write say for example a Kerala story because we are getting paid a lot on it. Like हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनके अंतर्गत उनके तहत हम चलते हैं. Correct. तो हम वो नहीं करेंगे. या पास्ट में भी ऐसी चीज़ें आई हैं जो कि काफ़ी वैसी हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम से अलग हैं, तो वो नहीं करते. लेकिन जो हम करते हैं उसका हमें पैसा बराबर चाहिए, टाइम से चाहिए. मतलब दैट इज समथिंग वी कैन क्विट अ प्रोजेक्ट फॉर नॉट बीइंग पेड प्रॉपर्ली इवन इफ वी लव दैट प्रोजेक्ट. तो ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टरी लगती हैं सुनने में, लेकिन देयर शुड बी अ प्राइस टैग टू योर टैलेंट, बिकॉज अदरवाइज पीपल विल नॉट वैल्यू व्हाट यू डू. आप मेहनत करने के बाद अगर when the money doesn't come, then passion can take a back seat. नहीं, मुझे लगता है कि like especially in our industry, from whatever experiences I have had, I think passion को ना बहुत exploit किया जाता है. 100%. And my understanding and experience has been that if you don't take a stand for yourself and if you don't respect your craft, your time and your effort,
via money, of course, then आपकी इज्जत भी ना लॉन्ग टर्म में नीचे चली जाती है, बिल्कुल यू नो, बिकॉज हमें लगता है कि हाँ चलो ठीक है दोस्ती यारी में कर देते हैं, लेकिन once in a while probably it is okay because a lot of times depends on the person's intent etc. But जितना हम खुद को अंडरमाइन करते हैं बाकी लोग आके भी हमें उतना अंडरमाइन करते जाते हैं and then absolutely. suddenly you realize that shit, like what did we just do, because now there is no coming back. So I think that is like a big problem of the industry. But you know, if I ask you that because music is such an integral part of your career, what according to you is the soul of Bollywood music? Yeah, melody is the soul of Bollywood. I completely agree with Siddharth. Melody and great lyric, I would say. क्योंकि हम जो गाते हैं वो हम सिर्फ गुनगुनाते तो नहीं है, करेक्ट, हम तो शब्द भी गाते हैं. बिल्कुल. तो मेरे हिसाब से मेलोडी जो कोर में है हमारे, और ग्रेट लिरिक. आई थिंक लिरिक ऑल्सो, वी आर अ वेरी लिरिक ड्रिवन नेशन. यस, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग हो सकता है भले ही, which can be at home, but I'm saying from an audience point of view, लिरिक अगर अच्छा नहीं है तो एक अच्छी मेलोडी भी कहीं पहुंचती नहीं है, is what I feel. या एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है. लेकिन मुझे लगता है वो सॉन्ग्स ग्रेट बनते हैं जो जिनमें दो क्वालिटीज होती हैं, मेलोडी और लिरिक. You know, you guys are now, of course, working on a great project, which is a, you know, film on Chhatrapati Shivaji Maharaj. Right. I'm pretty sure that, you know, there is a lot of responsibility also writing a film on such a huge individual. And there's also another film coming out which Ritesh Deshmukh is making. Right. So when such kind of situations happen, like how do you ensure that your film is different, because there also have been a lot of legendary projects which has been made on you know, Chhatrapati Shivaji Maharaj, both on television as well as on films, you know, in Marathi films etc. So what is your approach? I mean, I know you can't talk too much about it probably, but what has been that one thing that you both of you have decided that okay, this is what will help us differentiate our writing you know, compared to any other film which has already been made or, you know, in the process of being made? Like, you know, डेविड लिंच जो है, उन्होंने कहा था कि if a writer has written a script and you have a similar idea, go ahead and write it because you have not written that script. So your individual style will obviously come into a script. तो ये I think डेविड लिंच का मैंने recently पढ़ा था, मैंने यहाँ पे बोल दिया तो yeah, so go ahead. बेसिकली शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जो एक एज अ आइकन, एज अ हिस्टोरिकल फिगर है, बहुत कम जानता है देशों ने. जबकि देखो क्या कमाल की आयरॉनिकल बात है, आपने बोला कि कितना कुछ बना है इसके बारे में, सीरियल्स आए हैं और मराठी में तो बहुत फिल्में बनी हैं, रितेश बना रहे हैं, शायद मराठी हिंदी दोनों में बना रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस बहुत कम है. एज इंडिविजुअल्स जब मैंने और सिद्धार्थ ने इस कहानी के बारे में जानना शुरू किया, और हमें तो पूरा फिर वो ऑब्सेशन तरीके से ही करना होता है कि पूरी रिसर्च करेंगे, तो हम किलों पे गए. हमारे प्रोड्यूसर्स ने बोला भी कि भाई किलों पे क्यों जाना है, वो तो 500 साल हो गए, तो अभी मैंने किलों कहा पे तो कि कुछ नहीं है. हाँ, तो 500 साल बाद भी ना जाके उस किले पे खड़े होके जो मुझे महसूस होगा वो शायद किसी और राइटर को नहीं होगा. तो सिद्धार्थ और मैंने उस चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट किया कि हमें फिल्म की बिगिनिंग मिल गई, फिल्म की बहुत सारी कोर चीज़ें और मिल गई. तो मुझे पता है कि हमारा स्टाइल है, और ये जो मज़ा पता है क्या है, चैलेंज वहाँ पर है कि हमारे देश के लोग ठीक से अभी इनसे मिले नहीं हैं, तो हम इन्हें कैसे मिलवाएंगे. एक होता है इंट्रोडक्शन कि हाय प्लीज मीट विशाल, विशाल से कोई और किसी और तरीके से मिलवाएगा, हम शायद उसको इंट्रोडक्शन ही ऐसा देंगे कि लोग बोलेंगे यार ये तो पहले नहीं देखा था. तो वही चैलेंज का मजा है कि बहुत कुछ हो रहा है, और हमारे साथ तो हमेशा होता है. जब रामलीला आ रही थी तो इशकजादे भी बन रही थी, और काफी और रोमियो जूलियट बन रही थी. तो मैं तो सोच रही थी कि कैसे ऐसे हो गया कि अब तक किसी ने बोला नहीं, और सडनली पता चला कि रितेश भी बना रहे हैं. तो अच्छी बात है, आई एम श्योर वो तो बहुत कमाल की पिक्चर बनाएंगे. वो खुद महाराष्ट्र के हैं, तो कोई डाउट ही नहीं है कि ही विल बी मेकिंग अ फैंटास्टिक फिल्म. बट वी आर डूइंग समथिंग विच इज अस. हम और डायरेक्टर संदीप सिंह मिलके जो क्रिएट वो स्क्रीन पे करेंगे, और जो हमने लिखा है उस चीज में हम मैजिक ढूंढ रहे हैं. Yeah, also, you know, to bring out not just biopic. I would not call Chhatrapati Shivaji Maharaj की biopic नहीं है. Of course. एक ऐसा saga है sort of कि where you get to know the character and know what goes on behind his thinking and his guerrilla attacks and whatever he is famous for. Correct. So you know, बिल्कुल सही कहा सर ने कि हम जब इसके अंदर डीप गए, हमने देखा, हमने तो बचपन में रामायण और महाभारत पढ़ी है, देखी है स्क्रीन पे, हमने ये तो देखा ही नहीं है, ये तो कुछ अलग है. तो हमें वो सारी सेटिस्फैक्शन इसके अंदर मिल रही है कि हम एक एपिक लिख रहे हो जैसे, वैसा. So, you know, you have had like such a long career now.
what would you say has been your lowest point? Like जब आपको लगा कि यार ये तो मतलब इससे बाहर ही नहीं आ सकते, भले ही आप बाहर आ गए बाद में, but at that point you felt कि यार मतलब धरती फट जाए मैं समा जाऊँ. यार लो पॉइंट्स देखो, आई थिंक इज एन एवरीडे थिंग फॉर अ राइटर और अ डायरेक्टर इन आवर इंडस्ट्री. वी आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, वी आर आउटसाइडर्स हियर, सो ऑब्वियसली ये तो रोज का ही होता है. आज का पूछोगे तो मैं आज का बता दूंगा, कल का पूछोगे तो कल का अलग था. सो एनीवे, एक राइटर को रोज खुद को एक एबिस में से खींच के निकालना होता है और काम पे निकलना होता है, क्योंकि क्या होता है, 4 लोग इम्पैक्ट होते हैं जब एक पिक्चर वर्क करती है या नहीं करती है. पहला प्रोड्यूसर, दूसरा डायरेक्टर, तीसरा एक्टर, चौथा राइटर. ये 3 लोगों का तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हाँ इनके साथ ये हो गया, इन्हें आगे काम मिलने में डिफिकल्टी होगी. राइटर इस तरह से इम्पैक्ट होता है, अरे तुमने जो लास्ट फिल्म लिखी थी ना वो वर्क नहीं की थी, या तुमने उसके डायलेक्ट में ये कर दिया था, तो तुम भी वो रेपरकशंस भुगत रहे होते हो. बट एट द सेम टाइम द थिंग इज टू कीप गोइंग ऑन. लाइक माई वन, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. समडे वी आर गोइंग टू राइट अ बुक अबाउट बीइंग अ राइटर और अ राइटर डायरेक्टर इन दिस इंडस्ट्री. हम ज़रूर लोगों के साथ ये शेयर करना चाहेंगे. द trick is in getting up every day and going out there. Yes, there have been very 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 low points, not because of just hits or flops, but because of things जो आपके हाथ में नहीं होती. आपको पता है एक राइटर या राइटर डायरेक्टर बनने में आपको डेली रिजेक्शन फेस करना है. रोज कोई उठ के बोलेगा आपको कि ये सीन अच्छा है, ये नहीं है, मैं हाँ तुम्हारी पिक्चर करूंगा, मैं नहीं तुम्हारी पिक्चर नहीं कर पाऊंगा, या आई एम गोइंग टू पुट प्रोजेक्ट मनी इनटू योर प्रोजेक्ट और नॉट. ये रोज की चीजें हैं. इनके साथ में अगर हम हिलडुल गए और बोले कि अब हम कभी इसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे, तो वाकई नहीं आ पाएंगे. Yeah. So the lowest could be because how Dukaan is even now trying to find a satellite. The deal is done, but there are mergers which has affected the Release the on release OTT. on OTT. Theater में तो आ गई थी, but and similarly with Saleh Ashik, which we did for Sony Pictures. I mean वो डिपार्टमेंट ही बंद हो गया है सोनी पिक्चर्स का. तो मतलब आप क्या किसके पास जाओगे और क्या बोलोगे कि OTT पे कहाँ आएगी, क्या है, कुछ तो बता दो. You want your films जबकि to उनका reach. खुद का OTT प्लेटफॉर्म है. हाँ, Technically. जो फिल्म्स नहीं लेता. जो films नहीं लेता. Look at the snobbish behavior. हम फिल्म्स नहीं लेते. Yeah. अरे तो तुम मलयालम की डबिंग फिल्म लेके बैठे हो यार. Correct. हम हिंदी मतलब- फिल्म्स नहीं लेते. सो बेसिकली क्या है ना कि हमारी जो हम कोई भी फिल्म मेकर या राइटर चाहता है मेरी फिल्म बाहर आए, बना ली है इतने कन्विक्शन से, सब कुछ हो गया, गाने इतने कमाल के हैं, लोगों तक पहुंचेगी तभी तो हम प्रोडक्ट क्यों बनाते हैं. तो ये जो फिल्में हमारा एक ही वो है जिसे हम कहते हैं कि हमारा लोएस्ट पॉइंट है कि हमारी फिल्में लोगों तक पहुंचनी बाकी है. Yeah. मैं कहूँगी बाकी हैं और आएंगी तो डेफिनेटली पीपल विल सी कि दीज आर अ प्रोडक्ट ऑफ कन्विक्शन. दे आर हाईली एंटरटेनिंग फिल्म्स. 2 घंटे के अंदर आपको ऐसा मसाला मिलेगा कि आप भूल जाओगे कि इसमें कौन है कौन नहीं है या क्या है. वो क्योंकि नहीं हो पाया है तो हम उसमें हेल्पलेस फील करते हैं कि यार ये हमारे हाथ की बात नहीं है. बाकी सब तो हम कर सकते हैं. यहाँ से इस घर से अगर ये बंदे ने ओलंपिक में चला गया तो बहुत बड़ी बात है. अगर वो ओलंपियंस आके यहाँ देख लेंगे ना कि किस हालत में से ये बंदा निकल के आके किस जूते में भाग के आज वहां पहुंच गया ना, वो दे विल ऑलरेडी से कि तू ले ले भाई, तू गोल्ड ही ले ले पहले. So I mean, I think each and every sports person, whether it's a woman or a man, is an Indian that we look up to. Because वो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं. वो कहीं से चैंपियन हमारे देश में वहाँ से निकलते हैं जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते हैं. Correct. अंधेरे घरों में से निकलते हैं, छोटे छोटे गाँव में से निकलते हैं. और जिस बॉक्सर के बारे में हम कहानी लिख रहे हैं जो सिद्ध ने बताया, वो तो मणिपुर के हैं. तो मणिपुर में तक तो गवर्नमेंट पहुंची है कुछ साल पहले ही चैंपियंस को चुनने के लिए, जबकि इतने वहां से आते हैं. तो हर वो इंसान, हर वो बच्चा जिसमें वो जज्बा है ना, वो इंडियन इसको हम लुक अप टू करते हैं. I come from Northeast myself, Right. and I must tell you that there is so much potential. Absolutely, with yeah. all the 8 states, like it's popularly called Seven Sisters and a Brother, because it came in later. Yeah. There is so much potential. Whether it is sports, whether it is craft, even in our industry, in each and every department you will find somebody, from Northeast India, and like it's a beautiful place. Right. There's so much tourism potential, and most importantly, people there are so nice, so humble. Nice. They were so nice Yeah, to yeah. us. Yeah. Like once you visit any part of Northeast India, you will come back as a different person. Absolutely agree. And that kind of an experience, I personally don't know how many places exist on Will earth, offer, yeah. where there is so much beauty and kindness and warmth in a single place. बिल्कुल. Before we conclude, I would like to ask you that you have written so many songs, so many poetry. Is there any piece of work that you have done which has not seen the light of the day and is very close to your heart, which you would like to narrate for us? there was a song in a film, but I can't name the film. No, that's okay. Just आप
सॉन्ग का वो बताओ. हाँ, सॉन्ग लाइन्स आर बेसिकली मंदिर की आग सा, मस्जिद की खाक सा, इस इश्क को जलाइए बुझाइए क्या. सो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया था फॉर द फिल्म. सो द डायरेक्टर चोज नॉट टू यूज इट. ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं. मैं थोड़ा और वक्त लूँगी सोचने के लिए क्योंकि हो सकता है कि वो कल आज नहीं है लेकिन कल कहीं आ जाए. वो एक होप हमेशा रहती है हमारी प्रोफेशन के अंदर कि कोई बात नहीं अभी नहीं आई थी लेकिन एक दिन आ जाएगा. एक सीन भी हो सकता है ना जो हम नरेट कर सकते हैं. हाँ, तो एक बहुत खूबसूरत सीन था रामलीला में जिसको हम बोलते थे द क्लासिक ग्लास डोर सीन, जिसमें राम और लीला ग्लास डोर के आर पार मिलते हैं और वो शायद आखिरी बार राम उसको देखने आया होता है बिफोर थिंग्स गो रियली बैड. और उस सीन में वो इशारों में बात करते होते हैं, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है. वो शीशे पे हल्का हल्का धुआं राम ने छोड़ा, उधर से लीला ने हल्का सा उसने बात की तो उसका फॉग वहाँ जम गया, लेकिन बात कैसे की? इशारों में कि मैं पगड़ी पहन के आऊँगा तुझे लेने, तो वो वहाँ से कहती कि मैं तैयार रहूँगी मांग में सिंदूर भर के. उस तरह की बातें थी. वो इतना खूबसूरत सीन था कि मतलब मैं हमेशा एक ग्लिम्स है ये अभी फिल्म के अंदर वेयर ही जस्ट वाइप्स द ग्लास करेक्ट एंड फिंगर इज कट, वो अपनी उंगली कटी हुई है उसकी. तो कई बार कुछ चीज़ें लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाती हैं और आप फिल्म मेकर को लगता है कि नहीं ये मुझे यहाँ पे नहीं करना, मेरा ड्यूरेशन का इशू है, बट वो चीज़ें हमारे साथ रह जाती हैं. इट्स लाइक समथिंग दैट वी कुड नॉट. सो यू नो व्हाट वी हैव डन. आप देखो कि दुकान में आपने तो देखी है, उसमें एक सीन है जहाँ पे बच्चा बालकनी में खड़ा है और लीला ये सॉरी जो हमारी जैस्मिन है वो नीचे है. तो जैस्मिन नीचे से उसको इशारों में बोल रही है आऊंगी तुझे एक दिन लेने. वो कह रहा है कि वेट करूंगा. तो वो ट्रिब्यूट है क्योंकि वो इतने साल दिल में रहा. आप समझ रहे हो, वो कभी छोड़ता नहीं है क्रिएटर को, वो हमेशा आपके अंदर रहता है. तो ये वो सीन था. Lastly, are you both spiritual? And if yes, how much of your spirituality reflects on your work? You will not find a writer who's not spiritual, I feel. You need to be connected to the system, फिर वर्ल्ड, फिर मिट्टी, वो सब जुड़ा होना पड़ता है आपको. राइटर तभी बन सकते हो आप. सो ऑफ कोर्स इंडिविजुअली डिपेंड्स ऑन आई पर्सनली आई वोंट से आई एम एन एथिस्ट, but I'm saying I'm an atheist. But at the same time, I believe in Shiva. I feel that there is that energy, and I feel atheist बोल के शिवा बोल दिया. देखो अब वो guess करते रहो, controversy हो जाएगा. So anyway, I feel to be connected to yourself is more important than being connected to a particular god or anything. I think that's the core of spirituality, being connected to yourself. I'm very visibly and very out there in terms of believing in God and totally like मैं पूजा करती हूँ रोज सुबह. और हमारे काम में आप अक्सर देखोगे इनफैक्ट कि ये प्लान नहीं किया था, लेकिन जैसे हमारी दुकान के अंदर एक आरती है विच इज़ फॉर जगदम्बा, एंड हमने सोचा नहीं था लेकिन वो टिपिकली आ गई. साले आशिक में नर्मदा आरती है. और ऐसे ही कई, उसमें ज़रूरी नहीं कि भगवान के सामने खड़े होके कोई बहुत बड़ा मोनोलॉग दे रहा है, ये नहीं होता. लेकिन कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी फाइंड इट्स वे इनटू योर वर्क. when it's there in you, it will always be, it's a reflection of your personality. So हमारी फिल्मों में भी आप देखोगे कहीं ना कहीं एक वो जब गोरी तो लठमार वाला गाना है उसमें भी कि कान्हा तू ही अब कर, मतलब यू कैन ओनली सॉल्व अपने कान्हा से मेरी अर्जी लगा दे. लेकिन तू तो बिलीव करती है कान्हा में, तो उससे मेरी भी अर्जी लगा दे. और अर्जी एक्चुअली एक उर्दू शब्द है. तो तो हमें वो, या फिर खुसरो साहब की पोइट्री के अंदर कितना डिवोशन है, तो ये हमें बड़ा मजा आता है इनकॉर्पोरेट करने में. सो आई थिंक वो तो जुड़ा रहेगा हमेशा हमारे काम में. Thank you, Siddharth, Garima, for joining us for this podcast. It was such a lovely conversation. I wish we had more time. We could have spoken about so many more things, but that is for another day. And yes, this is the longest conversation we've had. I'm glad. I hope you enjoyed it. Yes, we loved it. Thank you for having us. Amazing. Thank you for having us. Thank you.